नंबर 3 है, and you know the name of the chapter is banking company final account. In the earlier standards we have studied company final account. You know, company final account was prepared in compliance with schedule number 3 of Companies Act 2013. Likewise, banking final account is prepared in compliance with Banking Regulation Act 1949. Okay, so whatever we are talking, it's from Banking Regulation Act. Now ये जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनका सही तरीके से फायदा लेना होता है तो क्या करना होता है पता है? आपको YouTube से वीडियो डाउनलोड कर देने का एंड स्पीड थोड़ी इंक्रीज करो, इंस्टेड ऑफ 1 मेक इट 1.2 3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि ये लेक्चर जब लाइव रिकॉर्डिंग किया गया है तब थोड़ा इंटरेक्टिव होता है बच्चे लोग के साथ, बट जब आप वीडियो देखते हैं इट इज वन वे वन साइड, कोई आपके साथ इंटरेक्टिंग नहीं होता है. So strongly advised to increase the speed and view the lecture, and you can view as many time as you like it. In fact, intermediate CA के लिए आपको ये मेरे वीडियो लेक्चर के अलावा कुछ नहीं करना होता है. It covers all the varieties of the sums which you may get in your intermediate CA exam. So with that we begin video lecture number 3. In video lecture number 3 we are learning, it's in continuation of video lecture number 2, we are learning the बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट. अभी तक मैंने आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट पर इंट्रोड्यूस नहीं किया है. अब स्टार्ट करते हैं. सो हियर वी गो. सो नेम ऑफ द बैंक लिखेंगे हम, ऑब्वियसली नेम ऑफ द बैंक लिखेंगे. बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च होती है. अमाउंट के लिए 2 कॉलम होता है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. एंड आप एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो वहां आपको रुपीस इन 1000 मिलता है. लायबिलिटी साइड में 5 हेड्स है. रिजर्व्स, डिपॉजिट्स, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी. ठीक है. एज फार एज कैपिटल इज कंसर्न, हम यहाँ ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, नॉर्मल जो लिखते हैं वो लिखते हैं. यहाँ शेड्यूल नंबर है, कंपनी फाइनल अकाउंट में नोट्स नंबर था. रिजर्व्स हम समझते हैं जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एंड सो ऑन. बट एक रिजर्व बैंकिंग कंपनी के लिए स्पेशल है, वो रिजर्व का नाम है स्टैट्यूटरी रिजर्व. दिस इज क्रिएटेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. व्हाट दिस सेक्शन 17 सेज, एवरी ईयर व्हाटएवर प्रॉफिट बैंकिंग कंपनी मेक्स, कॉमर्शियल बैंक के लिए % of current year net profit should be transferred to statutory reserve. So important point याद रखना है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, व्हाटएवर नेट प्रॉफिट इज शोन, हम 25% ऑफ करंट ईयर नेट प्रॉफिट एक स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. स्टैट्यूटरी रिजर्व का दूसरा नाम है रिजर्व फंड. कभी कभी ये नाम भी क्वेश्चन पेपर में दिख जाता है. सो एनीवे, जब हम कंपनी बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट बनाएंगे, यदि हमें ट्रायल बैलेंस में स्टैट्यूटरी रिजर्व वर्ड या तो रिजर्व फंड दिया गया है, इट विल कम 1 in 1 टाइम. कहाँ लिखेंगे 1 in 1 टाइम? अंडर द हेड रिजर्व्स. क्लियर? कितने लोग को स्टैट्यूटरी रिजर्व वर्ड समझ में आया? स्टैट्यूटरी रिजर्व मीन्स रिजर्व क्रिएटेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. इट सेज एवरी ईयर 25% ऑफ करंट ईयर नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू स्टैट्यूटरी रिजर्व. That's it. इतना ही हमारे काम का है. क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? तो वाई वर्ड लिखो चैट में. सो प्रॉब्लम साइलेंट है तो भी हमको ये एडजस्टमेंट करना होता है. ठीक है. देन कम्स डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स क्या होता है? अच्छा, डिपॉजिट वर्ड क्या होता है? आंसर बहुत सिंपल है. यू नो, मेरा और आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है. मेरे लिए और आपके लिए ये सेविंग अकाउंट का जो बैलेंस है, फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, फ्रॉम बैंक व्यू पॉइंट देखेंगे, दे हैव टू पे बैक टू द कस्टमर. तो उनके लिए ये लायबिलिटी है, उसे डिपॉजिट्स बोलते हैं. यू नो, सेविंग अकाउंट के पैसे, करंट अकाउंट के पैसे कस्टमर कभी भी उठा सकता है. इट्स देयर मनी एनी टाइम. उसे डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं. लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट होती है, उनका पैसा नॉर्मली कस्टमर
और मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, तो उसे टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। इट इज सेम एज टर्म डिपॉजिट। ठीक है। बोरोइंग माने लोन लेना। क्या बोला मैंने? बोरोइंग माने टेक द लोन। दैट मीन्स क्या बैंक लोन लेती है? ऑफ कोर्स यस, बैंक इज अ बिगर बिजनेसमैन विथ फ्रॉम अस। हमारे से भी ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है। जैसे हम बिजनेसमैन लोन लेते हैं तो बैंक भी लोन लेती है। यू नो, नॉर्मल कंपनियां डिवेंचर इश्यू करती है, कंपनी भी, ये बैंकिंग कंपनी भी डिवेंचर इश्यू करती है, उसको कभी कभी बॉन्ड भी बोलते हैं। सो दैट्स अ बोरोइंग। अदर लायबिलिटीज, इसमें देखेंगे बाद में अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में हम क्या लिखेंगे। एक सिंपल एग्जांपल, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल एंड सो ऑन। ये शेड्यूल के जो नंबर है वो फिक्स है। सो नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 फिक्स नंबर है, और हमें ये फॉर्मेट याद रखना है। तो क्या हम ये फॉर्मेट याद रख सकते हैं? आराम से याद रखते हैं। कैपिटल, रिजर्व्स, डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लायबिलिटी। कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लायबिलिटी। कैसे याद रखेंगे? अरे वेरी सिंपल। कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंज, आप नोटबुक में लिख के रखो। कैन रणबीर, रणबीर है कि बीर है, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसका स्पेलिंग। रणबीर दीपिका लिख के रखो, सेंटेंस हो दोनों फुल। बाय ऑरेंजेस, स्वप्न उनको संतरा ऑरेंज खरीदने के लिए नागपुर में ही जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? आपने सोचा भी नहीं है। हाँ सर, है ना, बड़ी मार्केट है। हाँ, सर बड़ी क्या मार्केट लगता है है उनको ना। कहाँ जाना पड़ेगा स्वप्न? नहीं, तुम देखेंगे कहाँ जाएंगे, कभी तुमने सोचा नहीं होगा वहां जाएंगे, बट लेट्स सी कहाँ जाएंगे। ठीक है। अब मैं एसेट साइड पर आता हूँ। ये हमारी लायबिलिटीज थी। ठीक है। अब एसेट साइड, एसेट्स, इसका फॉर्मेट है कैश इन हैंड, मैं एक एक समझाएगा, एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैलेंस with other banks, and money at call and short notice. I'll explain all. Investments, advances, फिक्स्ड एसेट्स हम याद रखेंगे, और मेरी गारंटी आपको आज ही याद हो जाएगा पूरा का पूरा फॉर्मेट। मनी बैक गारंटी। किसी को बैट लगाना है कि ये फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा आज। 1 का 10 का भाव, मतलब आप चैलेंज हार गए, मुझे 1 रुपया देना, मैं चैलेंज हार गया तो आपको 10 रुपया देगा। मैंने चैलेंज ये है कि आपको ये फॉर्मेट आज ही याद हो जाएगा। किसी को 1 का 10 का भाव लगाना है? नहीं सर, तुम्हारा आप बता पेरेंट्स दें तो सब सुनते आ होंगे, जाएगा। तुम्हारा पेरेंट्स सुनते होंगे तो बोलेंगे सर तो गैम्बलिंग कर रहे हैं। ये पढ़ाई की चैलेंज है। लाइफ में पढ़ाई की चैलेंज में कभी हारा नहीं हूँ, और पढ़ाई के अलावा दूसरी कोई चैलेंज जीता नहीं हूँ। ठीक है। क्या तो बात मैंने है बोला सर, ये फॉर्मेट याद इंस्पिरेशनल रह कोट। जाएगा तो रह जाएगा। क्या बोलते हैं स्वप्न? एकदम इंस्पिरेशनल कोट था ये। अच्छा, हाँ, 1 to 10 का भाव देखो, मैं कितनी बड़ी रिस्क ले रहा हूँ ना। मैं जीतेगा तो यू टू गिव मी ओनली 1 रुपी, बट इफ आई लूज आई गिव यू 10 रुपी। सही बात है। ये फेयर बैट है कि नहीं, बोलो? ओके, कैश इन हैंड वर्ड तो समझते हैं ना, हमारे पास कितना कैश है। एवरी बिजनेस बैंक के पास भी तो कैश होती है ना, दैट्स अ कैश इन हैंड। व्हाट इज बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हमने इकोनॉमिक्स में पहले भी सीखा था, शायद आजकल भी सीखते होंगे। पता है ना, एवरी बैंक कीप सम मनी विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, याद करिए। कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, सुना है कुछ ऐसा इकोनॉमिक्स में? हाँ सर। फिर हमने सब थियरी रट्टा भी मारा था। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, जब बाजार में कंट्री में मनी सप्लाई बहुत बढ़ जाता है
टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तब बैंक CRR रेशियो बढ़ा के मनी सक करता है, बाजार से पैसा उठा खींच लेता है। इनफैक्ट कभी कभी बिजनेसमैन बातें भी करते रहते हैं कि क्या पता मार्केट में पैसे ही नहीं है, आई लाइक इट इज वेनिस्ड। फिर गवर्नमेंट कुछ पैसा मार्केट में पंप करना है तो CRR रेशियो घटाते हैं, तो बैलेंस, बैंक के पास पैसा बढ़ेगा, बैंक के पास पैसा बढ़ता है तो बैंक ज्यादा पैसा लैंड कर सकती है। या ऐसा सीखे है ना तुम लोग? यस सर। सब रट्टा मारा था कि समझ के सीखा था? तो समझ के रट्टा मारा था, बरोबर ना? देखो तुम लोग है ना अप टू 12th स्टैंडर्ड मार्क्स की गेम में थे, जिसमें मुझे कभी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहा है। यू नीड मार्क बट टू गेट एडमिशन। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो भी, बट बाद में मेरे को मार्क्स की गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक समझ गया? कैश इन हैंड मीन्स बैंक के पास कितना पैसे है, बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कंपल्सरीली बैंक को कैश रिजर्व बैंक को रखना होता है, उसको CRR बोलते हैं। हम सीखेंगे आगे CRR कैसे कंप्यूट करते हैं, वो सब सीखेंगे आगे 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 के कॉन्सेप्ट में। बैलेंस विद अदर बैंक मतलब कोई बता सकते हैं बैलेंस विद अदर बैंक क्या होता है? मैं बताता हूं। पता है एज ए बिजनेस हमारा बैंक में अकाउंट होता है, इवन एज ए इंडिविजुअल भी होता है ना? बिल्कुल होता है। तो एग्जैक्टली सेम वे, क्या आपको पता है एक छोटी बैंक कोई बड़ी बैंक में अकाउंट खोलती है? हाँ सर, होता Yes, है, of course. बैंक टू बैंक। हाँ, छोटी बैंक बड़ी बैंक में अकाउंट रखती है, तो छोटी बैंक का जो बड़ी बैंक के अकाउंट में जो पैसा है उसे बोलते हैं कैश एट बैंक और बैलेंस विद अदर बैंक, एक ही बात है। याद रखना, कैश एट बैंक मीन्स हमारा कैश कितना दूसरी बैंक में पड़ा है, हमारे अकाउंट में पड़ा है। कैश इन हैंड नहीं, कैश इन हैंड मीन्स हमारे पास मनी 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 गांधी बापू वाली नोट पड़ी है खुद के पास, उसको कैश इन हैंड बोलते हैं। और हमारा बैंक में जो पैसा होता है अकाउंट में, हमारे अकाउंट में, उसे कैश एट बैंक बोलते हैं, तो उसे बैलेंस विद अदर बैंक बोलते हैं। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, सुनिए ध्यान से। अच्छा, बिजनेस में कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली कुछ छोटे मोटे पैसे की रिक्वायरमेंट की जरूरत हो गई है, जैसे मुझे कोई सप्लायर को पेमेंट करना था 50,000 कैश, तो मैंने उसको एक दिन पहले, कल नहीं, डे बिफोर यस्टरडे, आई टोल्ड हिम एक काम करना, आज आके पैसा ले जाना 50,000। तो वो तो जैसे ही मैंने दुकान खोला सुबह में 11 o'clock ही आ गया। मैं सोचा वो इवनिंग में 5-6 o'clock आएगा, तब तो दिन भर का बिजनेस में से आराम से पैसा दे पाएगा। अब मॉर्निंग 11 o'clock कोई आ गया 50,000 कैश, और मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस में, ना मेरे पास बैंक में जाने की पॉसिबिलिटी है। पैसे है बैंक में या पैसे बैंक में है भी नहीं शायद, आई डोंट नो, बट मेरे पास बैंक में जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मेरे दुकान में शॉप में भी पैसा नहीं है, तो कस्टमर को ऐसे तो नहीं बोल सकता हूं ना कि पैसे नहीं है बाद में आना, एक दिन के बाद अपनी वैल्यू डाउन हो जाएगी, रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं उस वक्त, बिजनेसमैन क्या करता है? आई रिपीट माई क्वेश्चन, हमको 50,000 सप्लायर को देना है, हम सोचा कि आएगा 1-2 दिन के बाद, वो तो ऑन द स्पॉट ही आ गया, और हमारे पास उस वक्त पैसा नहीं है, बैंक में जाने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, तो हम क्या करते हैं? अरे बोलो, मैं बिजनेस का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बुक कीपिंग का नहीं। देखो मैं तो बिजनेस करता नहीं हूं, आप तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर के बच्चे लोग हैं। या सर। क्या सर मतलब तुमने कुछ सुना ही नहीं, मेरी पूरी स्टोरी पानी में गई। मैं रिपीट करता हूँ स्टोरी। अरे भाई, हम दुकान वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, हमको कोई सप्लायर को अर्जेंटली 50,000 कैश देना है। अब प्रॉब्लम है कि अपनी दुकान में पैसे नहीं है, न हम बैंक में जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तब मैं उस सिचुएशन में मैं उसको मना भी नहीं कर सकता हूँ बाद में आना, क्योंकि हमने ही बुलाया था उसको। अब क्या कर सकते हैं टेम्पररीली हम लोग, उस वक्त क्या करते हैं दुकान वाले लोग? उधार सर, उधार। किससे? किसी और से लेके और अपनी पेमेंट कर हाँ, दे। अपनी पड़ोसी की दुकान से, पड़ोसी की दुकान से। वेरी सिंपल, बिजनेस में तो ये चलते रहता है, उसे हम लोग बिजनेस की लैंग्वेज में हैंड लोन बोलते हैं, वेरी टेम्पररी लोन। अरे
हमको कभी बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ गई है, छोटी मोटी अमाउंट, तो हम पड़ोसी को जाके बोलते हैं, अरे एक काम करना, मुझे भी 50,000 दे दे, तुझे मैं शाम को पैसा दे देगा। शाम को क्यों बोला मैंने? अरे भाई अभी 11 बजे आए, अभी तो जस्ट दुकान खोला है, हमारा डेली का कैश सेल अराउंड 1 लाख के आजू बाजू होता है, तो शाम को 5-6 बजे में 50,000 तो हो ही जाएगा, इमीडिएटली आई विल पे ऑफ। कैसा बिजनेस में होता है कि नहीं? अरे बोलो। हाँ सर, होता है। तो पेरेंट्स को पूछो, ऐसा कभी कभी बाजू में से लेके आता है कि नहीं? दुकान में लेके आता है, पड़ोसी को भी जरूरत पड़ता है तो हमारे पास से लेके आता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कभी कभी बैंक को भी ऐसा छोटे मोटे पैसे 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 1 डे के लिए जरूरत पड़ सकता है? हाँ सोच सर। के बोलना। हाँ, पड़ सकता है। बैंक के वहां थोड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, मशीन की दो नोट छापो, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी बैंक को भी। इनफैक्ट बैंक को भी कभी कभी 4 आवर्स, 6 आवर्स के लिए पैसा लग सकता है। तो बैंक क्या करेगी? जल्दी बोलो, बैंक क्या करेगी? सर दूसरी बड़ी बैंक से लोन उठाएंगी टेम्पररी। हाँ, बैंक भी अपने दोस्त के पास जाएगी ना। जैसे हम हमारे दोस्त के पास गए थे, नेबर पे पास गए थे, बैंक भी अपने दोस्त के पास जाएगी। अच्छा, बैंक का दोस्त कौन होता है? आरबीआई। बड़ी बैंक। आरबीआई कोई दोस्त नहीं है, आरबीआई तो पूरा कंट्रोलर है। शायद बैंक दूसरी बड़ी बैंक बैंक भी होगी दूसरी। आरबीआई को। आई डोंट नो रियल में क्या समझते हैं, बट ऐसे ही मैं जोकिंगली बोल सकता हूँ, बैंक तो आरबीआई को दुश्मन समझती होगी, क्योंकि पूरी चोटी बैंक ही उसके हाथ में है। बैंक को कोई फ्लेक्सिबिलिटी सर क्या आरबीआई नहीं देती। हाँ, चौटी क्या होता है सर? क्या बोल रहे हैं? सर ये चौटी क्या होता है? चोटी, ओ सीखा सीखा, हिंदी में अच्छा, बाल चोटी। बाल। ओके ओके। तो बैंक का दोस्त दूसरी बैंक होती है। कौन होती है? दूसरी बैंक। जैसे कोई छोटी देना बैंक को पैसा लगता है, अभी तो देना बैंक भी बड़ी हो गई है, मर्ज हो गई है, बट लेट से पहले देना बैंक को पैसा लगता था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक के बोलेगी, भाई मुझे 4 आवर्स के लिए दे दो 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, वी विल गिव यू बैक इन द इवनिंग और टुमारो। तो ये जो बैंक टेम्पररी पीरियड के पैसा दूसरी बैंक से लेती है, उस क्या बोलते हैं उसे? मनी एट कॉल। देखो हम लोग तो है ना अपने दोस्त से पैसा लेके आते हैं ना टेम्पररी 4-6 आवर्स, जनरली हम लोग तो एक दूसरे को इंटरेस्ट भी नहीं देते दोस्त को, क्योंकि ये तो हमारा चलते रहता है 2-4 घंटे के लिए पैसा ले आना। लेकिन क्या लगता है, एक बैंक दूसरी बैंक से पैसा लेके आएगी तो द वन हु गिव्स मनी फ्री में देगी क्या? क्या लग रहा है नहीं आपको? सर, बिल्कुल नहीं सर। हाँ, इंटरेस्ट। तुमको मैंने पहले भी आई थिंक सो बोला था, मेरा वीडियो नंबर 2 में, बैंक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, किसको भी नहीं छोड़ती है। वो तो हाँ मनी सर। लेंडर का भी बाप है, एडवांस में इंटरेस्ट काट लेती है। याद आया वो मेरा एग्जांपल? यस सर। हाँ, तो ये जो बैंक दूसरी बैंक से टेम्पररी पीरियड की मनी लेती है, जनरली 72 आवर्स मैक्सिमम, जनरली, तो उसे मनी एट कॉल बोलते हैं। और उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको कॉल रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल रेट। हम कभी कभी पेपर में ऐसा पढ़ते हैं कि कॉल रेट शूट्स अप, मतलब ये टेम्पररी बैंक से जो पैसा लेते देते उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया, मतलब मार्केट में पैसे की बहुत कमी हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। ऐसा हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। आजकल तो मैं पेपर भी नहीं पढ़ता हूँ, सो बैड। आजकल मैं नहीं पढ़ता हूँ पेपर, लॉकडाउन मोबाइल पे की आ वजह जाता से। है ना सर। हाँ मोबाइल पे सब आ अब, जाता है नोटिफिकेशन। हाँ नहीं, नॉर्मल हार्ड कॉपी वो हमारी सोसाइटी अपार्टमेंट में आना अलाउड नहीं किया था ना वेंडर को, इसके लिए, अदरवाइज आई रीड लॉट। आगे चलते। सो मनी एट कॉल मतलब क्या? वन बैंक takes money from other bank for less than 72 hours. The bank who takes this loan, उसके लिए तो ये बोरोइंग हो गया, लायबिलिटी हो गया, बट द बैंक हु गिव्स दिस मनी उसके लिए असेट हो गया, तो दैट्स अ मनी एट कॉल। व्हाट इज मनी एट शॉर्ट नोटिस? सुनना, मेरे को डेली कैश सेल मेरे बिजनेस में शॉप में होता है 1 लाख, मुझे 50,000 रुपीज अर्जेंटली चाहिए था मॉर्निंग में 11 o'clock। मैंने मेरे पड़ोसी को बोला कि भाई मुझे पैसा दे दे, इवनिंग में वापस दे देता हूँ, दैट्स अ मनी एट कॉल।
लेकिन सपोज मुझे बिजनेस में सडनली 5 लाख रुपीस की जरूरत पड़ गई, ऑफ कोर्स मैं पड़ोसी के पास जाता हूं, देने के लिए भी तैयार है, तो क्या मैं उसको एक दिन नहीं दे पाएगा? नहीं सर, हम लोग थोड़ा टाइम पीरियड मांगेगा। नहीं, एक दिन में नहीं दे पाएगा, एटलीस्ट आई मे रिक्वायर 3-4 days। तो ये जो मनी मोर देन 3 days 72 hours बट लेस देन 7 day होता है, उससे मनी एट शॉर्ट नोटिस होता है, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी एट शॉर्ट नोटिस। हम दोस्त को क्या बोलते हैं पता है? मैं तुझे वैसे तो 3-4 दिन में दे देगा, बट फिर भी तुझे जल्दी जरूरत पड़ती है, उससे पहले प्लीज मुझे बता देना, आई विल अरेंज फ्रॉम समवेयर एल्स। नॉर्मली ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, कि वैसे तो मैं 4-5 दिन के बाद दे देगा, बट फिर भी तुझे उससे भी जल्दी जरूरत पड़ती है, तो प्लीज मुझे बता देना। सो ये मनी को बोलते हैं मनी एट शॉर्ट नोटिस। अगेन द वन हु टेक्स दिस लोन फॉर लेस देन 7 days वो बोरोइंग होता है, एंड द वन हु गिव्स उसके लिए बोलते हैं मनी एट शॉर्ट नोटिस। सो जो दे रहा है पैसा, उससे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पड़ोसी को बोल देगा, अरे भाई मैं तूने मेरे से 5-6 days के लिए 4-5 days के लिए पैसा लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दिन में जरूरत पड़ेगी, प्लीज मेक एन अरेंजमेंट। दैट्स अ मनी एट शॉर्ट नोटिस। सो कैश इन हैंड मतलब बैंक के पास, खुद के पास करेंसी नोट्स होती है, वो कैश इन हैंड है। बैलेंस विथ आरबीआई, कंपल्सरीली बैंक को पैसा रखना पड़ता है रिजर्व बैंक में, लाइक एग्जांपल सियारा। बैलेंस विथ अदर बैंक, एक छोटी बैंक बड़ी बैंक में अकाउंट खोलती है, वहां जो पैसा होता है उसे कैश एट बैंक बोलते हैं, या तो बैलेंस विथ अदर बैंक बोलते हैं। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, एक बैंक दूसरी बैंक से लेस देन 72 आवर्स के लिए पैसा लेते हैं देते हैं, तो दैट्स अ मनी एट कॉल। लेस देन 7 days के लिए देते हैं तो मनी एट शॉर्ट नोटिस। द वन हु टेक्स दिस शॉर्ट टर्म उसके लिए बोरोइंग होता है, बट द वन हु गिव्स उसके लिए असेट होता है। इन्वेस्टमेंट तो हम समझते हैं, बैंक शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करती है। बैंक के लिए याद रखना, गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट है। याद रखना, बैंक गोल्ड को इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करेगी, लेकिन बैंक एज पर द फॉर्मेट अदर करंट असेट में क्लासिफाई करेगी। याद रखना ये वर्ड। बोलो जरा एक जन, बैंक गोल्ड को कहां क्लासिफाई करेगी? बैंक के पास गोल्ड होता है, हाँ सर, अदर करंट गोल्ड कहां क्लासिफाई करेगी? इन्वेस्टमेंट में। एंड सिल्वर अदर करंट एसेट्स। हाँ, दिस इज एज पर द फॉर्मेट। मेरे को सिल्वर को अदर करंट एसेट का लॉजिक नहीं समझ में आया है, बट दैट इज व्हाट द फॉर्मेट सेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवांसेस? अरे ये तो मेन है। याद करिए आपका 11th-12th स्कूल के डेज, आपने कुछ बैंकिंग की डेफिनेशन रट्टा मारी होगी, बाहर कर दिया होगा समझ के। याद आया कुछ? आई डोंट नो कौन से सब्जेक्ट में आता है बैंकिंग डेफिनेशन, बिजनेस स्टडीज में आता है, इकोनॉमिक्स में आता है, मुझे मालूम नहीं है, बट इतना मुझे मालूम है, मैंने कितना साल पहले, एटलीस्ट मोर देन 45 years पहले, या तो 40 years के पहले स्कूल के डेज में बैंकिंग की डेफिनेशन बाहर किया होगा, मुझे अभी भी याद है। तुमको याद है बैंकिंग की डेफिनेशन? मुझे याद है 40 years पहले पढ़ा था, शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। बोलिए बैंकिंग की डेफिनेशन, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। आपने ऐसा कभी सुना है बैंकिंग की डेफिनेशन? यस सर। एक्सेप्ट, हाँ नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। एक्सेप्टिंग मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लेंडिंग माने लोन देना। तो बैंक जो लोन्स एंड एडवांसेस दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो मेन धंधा ही है, बैंक का बिजनेस ही वो है, लोगों को लोन देना। बैंक लोगों को लोन दे के इंटरेस्ट नहीं खाएगी पिएगी तो नहीं कमाएगी, तो खुद क्या खाएगी पिएगी, और कस्टमर उसके डिपॉजिटरों को क्या देगी। सो दैट्स अ लोन्स एंड एडवांसेस, हम डीप में पढ़ेंगे बाद में आगे। और फिक्स्ड असेट्स, वही बिल्डिंग मशीन फर्नीचर सब फिक्स्ड असेट जो होता है। अदर करंट असेट, प्रीपेड एक्सपेंस, जो नॉर्मल अदर करंट असेट्स होती है। इसका शेड्यूल नंबर भी तो हमको याद रखना है। ये 6 है, ये 7 है, 9, 10, 11। लायबिलिटी में कितना था? कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट्स, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी। असेट्स में बोलिए कैश इन एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैलेंस विथ अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड असेट्स, अदर करंट असेट्स। इसकी थियरी नोट्स में PDF दे देगा,
आप हार्ड कॉपी निकालना, बट मैं तो एडवाइस करता हूँ हाथ से लिखना, हैंड रिटन होनी चाहिए। ऑलराइट, हमने याद कैसे रखा था, याद करिए फॉर्मेट। लायबिलिटी साइड ऐसे याद रखी थी, कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंज। देखो आपको दूसरे टीचर लोग भी, कोई कोई लोग ऐसे अपने सब्जेक्ट में ऐसा कीवर्ड बना के देते हैं। हाँ सर, सर गाना देते बनाते हैं। हाँ, देते हैं ना। Yes, sir. Yes. लेकिन आपके टीचर ने कुछ बातें नहीं बताई है, वो सिर्फ मैं बता सकता हूं। आई टेल यू क्या, सिर्फ कीवर्ड देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे आपको एक स्टेप आगे जाना होगा, और ये सिर्फ मैं बता सकता हूं। क्या है पता है आपको, ये कीवर्ड फनी याद पिक्चर रखो। के साथ एसोसिएट करना पड़ता है। फनी पिक्चर, फनी पिक्चर स्टैंड्स फॉर इलॉजिकल। वी रिमेंबर इलॉजिकल मोर देन द लॉजिकल। अच्छा स्वप्न, एक बात बता, लास्ट ईयर बारिश आई थी क्या, जैसे अभी भी आई है? लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। हाँ सर। अच्छा, हाँ वो सर। बारिश में तुम वैभव, प्राप्ति, वो बारिश में आप कितनी बार वेट हुए थे, गीले हुए थे? सर एक भी बार नहीं। 2 बार, हमें sir. क्या मालूम कितनी बार हुआ था, ऐसा काउंट थोड़ी किया है। हुए होंगे, हमको थोड़ी मालूम है। या मे बी लास्ट टू लास्ट ईयर, चलो लास्ट ईयर छोड़ दो, लास्ट टू लास्ट नहीं, ईयर नहीं याद कितनी सर। बार हुए थे? तो आंसर हमको क्या मालूम, अभी बारिश में तो गीले होते हैं, गए होंगे, बार तो हुए होंगे, हमने काउंट नहीं रखा, याद नहीं रखा है। लेकिन लेकिन समझो समझो एग्जाम्पल, कि आप अपने दोस्त के वहां दिवाली के दिन, न्यू ईयर के दिन, दोस्त के वहां या रिलेटिव के वहां, चलो ना, रिलेटिव के वहां दिवाली के, न्यू ईयर के दिन, अपना हिंदू न्यू ईयर के दिन अच्छे नए कपड़े पहन के तैयार होके गए थे। सुनना मेरी बात, एग्जाम्पल है ऑफ कोर्स। आप अपने रिलेटिव के वहां, सीनियर्स के वहां, दोस्त के वहां अच्छे नए कपड़े पहन के न्यू ईयर के दिन विश करने गए थे, अच्छे मूड में, ऑफ कोर्स अच्छे कपड़े। आप उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग में एंट्री जस्ट मार रहे थे कि उतने में ऊपर से किसी के घर की सफाई चलती होगी, पूरा बकेट, पूरा बाल्टी पानी का आपके ऊपर आया, और ऑफ कोर्स कपड़े खराब हो गए। एग्जाम्पल सुना, दोस्त रिलेटिव के घर पे एंट्री मार ही रहे थे बिल्डिंग के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कि ऊपर से किसी ने पूरा बाल्टी पानी का बकेट ऑफ वाटर फुल आपके ऊपर फेंका, जानबूझ के या अनजाने में, वॉट एवर इट इज। अपने कपड़े खराब हो गए, ओवर, मैटर ओवर। उसके बाद, वो इंसिडेंट्स के बाद, एवरी टाइम यू गो इनटू द सोसाइटी, अपार्टमेंट बिल्डिंग, ईमानदारी से बोलना, आप क्या करेंगे, सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना। आजू बाजू ऊपर नीचे देख के पैर रखेंगे। क्या बोले? ऊपर नीचे देख के पैर रखेंगे। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? एवरी टाइम यू गो इनटू दैट बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट, सबसे पहला काम आप ऊपर देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंस था पानी का, आपके माइंड ने रजिस्टर कर दिया है, ये खतरे वाली जगह है। फॉर एवर इन द लाइफ आप याद रखेंगे ये बात, वो बिल्डिंग में एंट्री मारते टाइम। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो, मैंने बोला आप लास्ट ईयर बारिश में कितनी बार गीले हुए थे, या 2 साल पहले कितनी बार गीले हुए थे, आपको मालूम नहीं है, क्योंकि वो लॉजिकल इवेंट थी, बारिश में तो गीला होना है। लेकिन वो दोस्त की बिल्डिंग, रिलेटिव की बिल्डिंग, अपार्टमेंट सोसाइटी में पानी अपने पर गिरना, वो नॉट ए लॉजिकल, वो इलॉजिकल इवेंट थी। एंड याद रखना, वी ऑलवेज रिमेंबर इलॉजिकल थिंग। ओके, सो आप जब भी कीवर्ड बनाएंगे ना, वो कीवर्ड बनाना इज हाफ वर्क, उतना आपको टीचर बताएंगे, बाकी का मैं बताता हूं। वो कीवर्ड को हमेशा इलॉजिकल, फनी पिक्चर के साथ एसोसिएट करिए। आप लॉजिकल के साथ भी एसोसिएट करेंगे ना, तो उस वक्त याद रहेगा, परमानेंटली नहीं याद रहेगा। बट वंस यू एसोसिएट विद इलॉजिकल फनी पिक्चर, तो आप वो फनी पिक्चर देखते ही वो पूरा आ जाएगा, और एक दिन, थोड़ा दिन के बाद वो फनी पिक्चर आउट हो जाता है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो परमानेंट हो जाता है। सो कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंज, ये मैंने बोला ना, वो इनकम्प्लीट है, आप उसका भी फनी पिक्चर बनाओ। तो मैंने क्या बोला फनी पिक्चर पर? दीपिका एंड रणबीर साइकिल पर जा रहा है संतरा खरीदने, कहां जा रहा है मैं अभी आगे बताता हूं। ओके, बाय द वे साइकिल कौन चला रहा है सुनिए,
तुमने सोचा रणबीर साइकिल चला रहा है तो अगेन लॉजिक हो गया, नहीं, आप समझो दीपिका साइकिल चला रही है, वो आगे बैठी है और पीछे रणबीर बोल रहा है ऐसा, अरे हवा आने दो, हवा आने दो। क्या बोला मैंने? पीछे आगे दीपिका साइकिल चला रही है और पीछे से रणबीर चिल्ला रहा है सबको, पब्लिक को, अरे हवा आने दो, हवा आने दो, बाजू 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 बाजू। सो दैट्स अ फनी पिक्चर। चले आगे, आगे चलते हैं। कोई टीचर ने बताया नहीं है ना आपको ये बात, जो अभी एक्स्ट्रा वाली बात मैं बोल रहा हूँ, आपको कीवर्ड सबने बताया होता है, ये सब मेरे से ही सीखना होता है। चलिए, तभी तो बोलता हूँ लेक्चर अटेंड करो। अब जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट सीए स्टूडेंट नहीं है तो उसका कुछ नहीं करता हूँ। बाय द वे, आपको पता है टॉप सीक्रेट, रणबीर दीपिका संतरा खरीदने कहाँ जा रहे थे? क्या आपको पता है? नहीं नहीं ना सर। सीबीआई की ऑफिस में। क्या है आपको तो पता, आजकल ड्रग की बहुत इंक्वायरी है तो सीबीआई वाले ने नोटिस भेज दिया, आ जाओ, दीपिका रणबीर संतरा देते हैं आपको। एनीवे, सीबीआई की ऑफिस में। तो हमारे को तो पहला ख्याल अपने दिमाग में क्या आता है पता है? सीबीआई ने क्या एजेंसी फॉर ऑरेंज खोल के रखी है क्या? संतरा बेचने की एजेंसी लेके रखी है क्या? सीबीआई अपने दिमाग में आएगा क्या एजेंसी फॉर ऑरेंज खोल के रखा है क्या? आया कि नहीं आपके ख्याल में? सो आप पिक्चराइज करो, आपकी जो स्कूल कॉलेज है, हमारी कॉलेज है, उधर अपनी कॉलेज का नाम नहीं लिखा है, हेडिंग सीबीआई और ब्रैकेट में लिखा है एजेंसी फॉर ऑरेंज। और पिक्चराइज करो, रणबीर दीपिका जा रहा है, सब वॉचमैन उधर आ रहे हैं, हम लोग भी उधर घेराव में हो गया, अरे आओ आओ, दोस्त को फोन किया, तनिष्क तू किधर है? तनिष्क बोलता है मैं वो जेठालाल का पिक्चर लगा के बैठा हूँ लेक्चर में। अरे बोलता है जो जेठालाल और बबीता को छोड़ो, आपको मालूम है ना तनिष्क जेठालाल और बबीता का पिक्चर लगाता है। हाँ सर। तो हम बोलेंगे वो सब छोड़ो, वो आउटडेटेड मॉडल है, पिताजी के जमाने का है जेठालाल और बबीता, तू इधर आजा, अपने जमाने की दीपिका रणबीर आए हैं सीबीआई की ऑफिस में। सीबीआई एजेंसी फॉर ऑरेंज, पता है सी क्या होता है? अरे कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी क्या होता है? बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स। ए क्या होता है? एडवांसेस। एफ क्या होता है? फिक्स्ड असेट्स। ओ क्या होता है? अदर असेट्स। बताओ, सीबीआई एजेंसी फॉर ऑरेंज में सी क्या होता है? जल्दी बोलो। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी क्या होता है? बैलेंस। बैलेंस विद अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। आई क्या है? इन्वेस्टमेंट। ए क्या है? एडवांसेस। फिक्स्ड असेट्स, अदर असेट। क्या आप लिखना चाहते हैं? सीबीआई एजेंसी, ये कीवर्ड नोटबुक में लिख के रखो, या मैं आप जब कॉपी करेंगे ना फॉर्मेट तब ये मिलेगा। हाँ, मैं दिया है, ये जब पीडीएफ में देगा ना उसमें मैंने ये ऊपर लिखा है। चलिए, क्या आप 1 रुपया हार गए चैलेंज? सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना। 1:10 का बैट था। रह गया याद। हाँ, पहले ईमानदारी से बोलना, 1 रुपए की बैट हार गए या नहीं हार गए? जल्दी बोलो। रह गए सर। हार गए ना? मैं मेरा पेटीएम का अकाउंट देता हूँ, उसमें आप 1 रुपया ट्रांसफर कर देना, बट आप बच अच्छा। जाए। 1 रुपया आपको ट्रांसफर नहीं करना होगा क्योंकि मेरे पास पेटीएम गूगल पे कोई अकाउंट ही नहीं है। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे पास इस प्रकार के अकाउंट नहीं है एक भी। मेरे को कभी कभी छोटा पेमेंट करने को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। क्रेडिट कार्ड है तो मैं बोलता हूँ क्रेडिट कार्ड, तो वो बाजी वाला बोलता है मैं थोड़ी वेबसाइट खोल के रखा हूँ कि मैं पैसा वेबसाइट क्रेडिट कार्ड से लेगा। सो समटाइम आई हैव ए टफ टाइम। मैंने पेटीएम और गूगल पे वगैरह खोला ही नहीं अभी तक। तुम लोग ने खोला होगा ना? हाँ सर। सर ये तो अभी जरूरी है। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ ये होना चाहिए, बट समाउ मेरा कभी मूड नहीं हुआ है ये अकाउंट ओपन करने का। ठीक कोई है, एक आगे शुरू चलो। कर ले। हाँ, कोई एक शुरू कर लेना। हम लोग कर देंगे, या एक एक चाहिए, मैं खुद बोलता हूँ एक चाहिए। ऑलराइट, अब आउटसाइड द बैलेंस शीट, आउटसाइड द बैलेंस शीट नोट्स होगा। नहीं, एक मिनट, नोट्स में ही चल जाएगा। उसमें एक होगा, नोट्स वर्ड लिखते हैं या नहीं लिखते चल जाएगा, एक काम करते हैं, नोट्स वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। आउटसाइड द बैलेंस शीट होगा
कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, इसका नंबर है 12। ठीक है, यू ऑल अंडरस्टैंड। एक नॉन टेक्निकल मीनिंग में बताओ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? दोस लायबिलिटीज विच मे और मे नॉट कम, बराबर ना, सिंपल लैंग्वेज में। जैसे बैंक ने एक प्यून को निकाल डाला, बहुत हेराफेरी करता था, पैसे की गड़बड़ करता था, एक प्यून को बैंक में से निकाल दिया, या तो कोई एक क्लर्क को बैंक से निकाल दिया। वो क्लर्क या तो प्यून यूनियन में गया, बाद में कोर्ट में गया, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? मुझे 1 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन दो। देखो ना इंडिया कैसा है, एक तो सब काम नहीं करता था ठीक से, हेराफेरी भी करते रहता था, हमने निकाल भी दिया, ऊपर से वो कोर्ट में जाता है, ऐसे कैसे निकाल दिया? नाउ गिव मी 1 लाख। बैंक ने बोला काय का 1 लाख रुपया, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन मामला कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा बाय द वे, कोर्ट में बैंक हार जाएगी तो क्या होगा? बोलो, तो पैसा देना पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेंगे। नहीं तो पैसा देना पड़ेगा। बैंक हार जाएगी तो 1 लाख रुपया देना पड़ेगा उसको, और जीत जाएगी तो पैसा नहीं देंगे। सो लायबिलिटी मे और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग अपॉन द कोर्ट जजमेंट, तो उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हमेशा एज ए नोट्स टू अकाउंट्स में आता है, वो कभी मेन बैलेंस शीट फॉर्मेट में नहीं होता है, सो दैट्स अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। और उसको शेड्यूल नंबर 12, जितना भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एक साथ में लिखेंगे। नेक्स्ट और एक है बिल्स फॉर कलेक्शन। ये जो बिल्स फॉर कलेक्शन है उसको कोई शेड्यूल नंबर नहीं है। अच्छा, 12th स्टैंडर्ड स्कूल के अच्छे दिन याद करो, 12th स्टैंडर्ड स्कूल के अच्छे दिन याद करो। हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज था, वी हैड 4 अल्टरनेटिव, याद आया? One is you keep with yourself till the maturity, at the end of the maturity go to drawer, give the bill and get the money. Second option, if you wanted urgent money, go to bank, discount the bill. तीसरा, you can endorse the bill. Fourth alternative क्या था? Send the bill to bank for collection. याद आया? इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग us we give to bank for collection. बैंक अपने पास ही बिल रखती है 3 मंथ के लिए टिल ड्यू डेट। ड्यू डेट पर बैंक ड्रॉई के पास जाता है, पैसा कलेक्ट करता है, फिर हमें वापस दे देता है। पर हमको पैसा कब मिलेगा? वही मैच्योरिटी पर। ओके, सपोज मैच्योरिटी अप्रैल मंथ में है, मई मंथ में है, लेकिन अभी तो 31 मार्च है। दैट मीन्स बैंक के पास बहुत सारे बिल्स पड़े हैं वेटिंग फॉर कलेक्शन, क्योंकि ड्यू डेट अप्रैल मई में है। सोच के बोलना, क्या ये बैंक के लिए असेट है, बैंक के लिए लायबिलिटी है, कि कुछ भी नहीं है? जो बिल फॉर कलेक्शन बैंक के पास पड़े, क्या खुद की बैंक की असेट है या लायबिलिटी है? खुद की बैंक की, कि कुछ भी नहीं है टेक्निकली? Those bill which are waiting for collection lying with the bank, the ownership lies with the customer. क्या वो बैंक के खुद के मालिकी के है? नहीं है, बैंक के थोड़ी है, बैंक तो एजेंट था, इंटरमीडिएट था। बैंक तो एक सेफ कस्टडी एजेंट था। कस्टमर ने बोला था भाई तुम 3 मंथ के लिए रखो ना प्लीज अपने पास, और ड्यू डेट पर पैसा कलेक्ट करके मुझे दे देना, आप चाहे तो थोड़ा सर्विस चार्जेस, फीस, कमीशन ले लेना। उसको बोलते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन। ये आउटसाइड द बैलेंस शीट क्यों आता है? क्योंकि ना बैंक के लिए असेट है ना लायबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। सो इसके लिए हम लोग आउटसाइड द बैलेंस शीट लिखते हैं। वो एक सिंगल फिगर लिखा जाता है, जितने भी बिल मेरे पास पड़े हैं वेटिंग फॉर कलेक्शन, जो मेरे नहीं है। कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बिल्स फॉर कलेक्शन का एस वर्ड टाइप करो। बिल्स फॉर कलेक्शन की बात समझ में आ गया? एस वर्ड टाइप करो। अरे यार 13 लोग, आज मेरे साथ 13 बच्चे पढ़ रहे हैं, कमाल के है इतना बैच तो यार। चलिए अब हम आगे चले। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं, आपको ये लिखना नहीं है, हाँ वैसे लिखना है बट अभी नहीं लिखना है, लिख दिया तो भी कोई नुकसान नहीं है। ये कब लिखना होगा आपको पता है? कब लिखना होगा ये आपको? एक्चुअली मैं एक PDF आई एम गोइंग टू सेंड, उसमें ये पूरी थियरी है। आई एम गोइंग टू सेंड यू PDF विच विल हैव ऑल द थियरी, द एंटायर, जो भी मैंने अभी अभी समझाया है अच्छी तरह से, तो आपको वहाँ से कॉपी करना है। अबाउट 7-8 पेजेस है,
यू टू कॉपी फ्रॉम देयर. इज दैट पॉइंट क्लियर? वीडियो देखने वाले मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना. ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है. हमेशा आप सीक्वेंस में 1 2 देखना, फिर 3rd आएगा, फिर 4 5 जो भी है वो आएगा. क्लियर? और स्पीड में देखना, मतलब इंक्रीज द स्पीड. अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पर. ओके, नाउ वी गो टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट. तो ऑब्वियसली एक्स बैंक लिमिटेड. अच्छा, कंपनी फाइनल अकाउंट में वर्ड होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अकाउंट वर्ड नहीं है, लेकिन बैंक के लिए अकाउंट वर्ड है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड है, जो भी फॉर द ईयर एंडेड. हम लोग है ना बाद में ये एडवांसेस वगैरह और डीप में पढ़ने वाले हैं. इसके अंदर भी क्या फॉर्मेट में डिटेल है. इनफैक्ट ओनली एडवांस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. ठीक है, कितनी कॉलम होगी अमाउंट के लिए? ऑब्वियसली 2 कॉलम होगी ना, एक करंट ईयर होगी, एक प्रीवियस ईयर होगी. और ये जो अमाउंट है मैंने पहले ही बोला था, ये रुपीस इन 1000 होता है बैंक की फाइनल अकाउंट में. ये किसका आवाज आ रहा है भाई? और ये आ गया शेड्यूल नंबर. ठीक है, जैसे मैंने बोला, आपको खाली फॉर्मेट लिखना है क्या अभी? हाँ, आप ओनली फॉर्मेट लिखना चाहते हैं? इतना ही, जल्दी बोलो ना. इतना लिख लो. हाँ सर, लिख लेते हैं. हाँ, इतना लिख लो ना, इतना लिख लो, इतना लिख लो. अंदर की डिटेल आप बाद में कभी भी लिख सकते हो. आई थिंक सो इट मेक्स सेंस. यहाँ तक सर लिखना. ये जो लेफ्ट साइड है वो वाला ना? हाँ, पहला बैलेंस शीट, फिर उसके नीचे P&L. आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख लिया तो O4 ओवर टाइप करना. हाँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख लिया था. अनुजा मुझे बहुत टाइम के बाद दिखाई दी. O4 ओवर लिखना. तो मैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस समझाना स्टार्ट करूँ. ओके सर. मजा आया कि नहीं बैंक का फॉर्मेट पढ़ने में? हाँ सर, बहुत. आजकल वैसे भी दीपिका न्यूज में है, रणबीर न्यूज में है. रणबीर है ना, वो किसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है पता है? कोई तो शेजवान सॉस की, कुछ सम शेजवान चटनी कुछ तो बोल रहा है. आप देख रहे हैं क्या टीवी पर वो एडवर्टाइजमेंट? हाँ सर, वो आते रहता है. वो चटनी, शेजवान चटनी खाता है तो हवा में उड़ता है. पहला तो मैं ये समझ में नहीं आया वो एडवर्टाइजमेंट क्या है. फिर मेरी वाइफ ने मुझे इन समझाया कि वो चाइनीज. चटनी शेजवान इतना तीखा होता है कि तुम जो रणबीर भी है वो करता है वैसा करना पड़ेगा. इज दैट सो? ऐसा मीनिंग है क्या? हाँ सर, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, इतना तीखा हाँ नहीं हाँ होता है हाँ, सर. नहीं वो एड का मीनिंग वो है, ऐसा बोलता हूँ. हो गया तो ऑफ क्षितिज ने लिख दिया. तो सबका हो गया तो मुझे बोलना है. आई विल स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस. अरे हो गया तो बोलो. स्वप्न सबका हो गया क्या? सर अभी तो शुरू किया है सर. अच्छा, तो 13 नहीं, 13 लोग ने तो वो लिख दिया. सर सिर्फ प्राप्ति नहीं तो लिखा है. नहीं नहीं, 13 लोगों ने लिखा है.
बैलेंस शीट की बात तो अक्षत ने भी तो रिप्लाई दिया। चलिए, हो गया तो जल्दी जल्दी बोल। वैभव, हो गया तो बोल। वैभव, तू कंपनी सेक्रेटरी और सीए दोनों दे रहा है क्या? यस सर। किससे बात हुई मेरी कल? किसी उससे बात हुई तो मैंने बोला वैभव को बोलना कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन तो वन। मेरे से बात हुई थी सर, अभी वैभव है नहीं क्लास में वैसे। अच्छा, उसको बोल देना कॉन्सेंट्रेट ओनली वन। तो हाँ ये सर, कौन, यस सर कौन बोला? ये दर्श था सर। अच्छा, 10 था। चलिए, 10 हो गया। हाँ सर। मैं चलूं आगे? सर हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले ले एक, बैलेंस शीट का बाद में कॉपी कर देना। हाँ सर, हो गया लिख गया। ओके, अब मैं चलता हूं प्रॉफिट एंड लॉस पर, वो भी आप लिखना स्टार्ट करो। ऑब्वियसली एक इनकम होगा, एक, दो, फिर वो इनकम से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। 3 एक्सपेंस है। इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट या तो लॉस, राइट? प्रॉफिट लॉस। बराबर है। ओके, हाँ सोच सर। के आंसर दो, सोच के आंसर दो। बैंक के लिए मेजर इनकम कौन सी होगी? मेजर, सोच के आंसर दो। बैंक की मेजर इनकम कौन सी है, याद करिए। मेजर इनकम इंटरेस्ट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट अर्न। सो बैंक के पास 2 ही इनकम होती है, एक है इंटरेस्ट और दूसरी है अदर देन इंटरेस्ट। तो दूसरी सब इनकम को हम बोलेंगे अदर इनकम। और ये जो शेड्यूल नंबर है वो 13 से स्टार्ट होएगा, क्योंकि अप टू 12 तो बैलेंस शीट था। ठीक है, बैंक के पास 3 एक्सपेंस है। एक मेजर एक्सपेंडिचर क्या होगा? मेजर एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेड होगा, कभी कभी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड भी बोलते हैं, विच मीन्स पेड। बराबर ना? अच्छा, बैंक क्यों इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? अभी तो करेंगे ना, ये डिपॉजिटर होल्डर है, उसका जो भी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट है, इंटरेस्ट तो देना पड़ता है ना। एट द सेम टाइम बैंक भी तो लोन लेती है ना, उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, और अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट बताइए बैंक का क्या एक्सपेंसेस है? जल्दी जल्दी बोलो ना। इंटरेस्ट के अलावा बैंक का क्या एक्सपेंसेस है? बहुत हो गया, तुम जवाब नहीं देंगे तो मुझे कुछ 5-7 एग्जाम्पल। हाँ बोलो। सैलरी देना सबको, एम्प्लॉय। सैलरी है, और बताइए, आगे बोलो। इलेक्ट्रिक बिल और सब जो आता है। हाँ, इलेक्ट्रिक बिल है, स्टेशनरी का खर्चा। स्टेशनरी का एक्सपेंसेस। कंप्यूटर इक्विपमेंट्स का सब। नहीं, वो तो असेट हो गया कंप्यूटर, बट उसका डेप्रिसिएशन होता है, हाँ सर। रिपेयर होता है, पोस्टेज होता है, लीगल एक्सपेंस लगता है, एडवर्टाइजमेंट टेम्पोर करती है उसका। बैंक। मतलब कि जो नॉर्मल बिजनेस को लगता है वो सब लगता है। हाँ सर। तो ये सब एक्सपेंसेस का एक ही नाम दे देता हूं ना मैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ सर, ये भी कर सकते। धंधा किया खर्चा, बराबर है। उसकी पूरी डिटेल हम बाद में दे देंगे। और इसमें भी कुछ 11 आइटम का हेड है, वो 11 आइटम का हेड भी हम सिखा देंगे, याद रह जाएगा। और ये मेरे अलावा आपको कोई नहीं सिखा पाएगा, पूरा 11 आइटम एक शॉट में याद रखेंगे। एंड तीसरा है
प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज। ये प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में शेड्यूल नंबर नहीं है, दैट मीन्स एक सिंगल फिगर होगा बस। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मतलब वो तो समझते हैं, बैंक हैज टू पे इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी समझते हैं, ऑल बिजनेस एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर, लीगल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, लीगल फी, ऑडिटर्स फीस, डायरेक्टर्स फीस, तो नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस। तो प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में क्या है और उसको नंबर क्यों नहीं है, मतलब कि इसकी डिटेल नहीं मिलेगी, इसमें जितना भी आइटम मिक्सअप किया होगा शेयर होल्डर को इसकी डिटेल नहीं मिलेगी, ऐसा क्यों? तो सुनो मेरी बात, इसके अंदर क्या आता है पहला वो सुनते हैं, फिर नंबर क्यों नहीं देते हम शेड्यूल। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मतलब क्या? बैंक का कितना पैसा, बोलो बोलो, बैंक का कितना पैसा क्या डूब गया, हाँ या ना? हाँ सर, डेट। अच्छा एक बात बोलो, बैंक का पैसा डूब गया तो रियलिटी में बैंक का पैसा डूबा कि डिपॉजिटर होल्डर पब्लिक का पैसा डूबा? घूम फिर के हमारा ही है सर। एग्जैक्टली तो बैंक भारी नुकसान करेगा, मतलब बहुत पैसा डुबाएगा, तो फॉरगेट द बैंक ऑफिसर, पब्लिक डिपॉजिटर होल्डर विल पैनिक। ओके, फिर सो बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में बताया जाएगा। प्रोविजन फॉर फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंक ने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो पैसा भी डूब गया, इन्वेस्टमेंट कागज के टुकड़े हो गए, पीस ऑफ पेपर हो गए, तो ये भी यही हेड में आएगा। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक दो आइटम आती है बट हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। सो 3 मेजर ट्रांजैक्शन बताइए जो हम ये हेड में लिखेंगे। पहला क्या है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, दूसरा प्रोविजन फॉर फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरा प्रोविजन फॉर टैक्स। ये तीनों फिगर का जस्ट सिंगल अमाउंट हम इधर लिखते हैं, शेयर होल्डर को, पब्लिक को, किसी को डिटेल्स नहीं देते हैं, इसके लिए शेड्यूल नंबर नहीं है। पता है हम डिटेल क्यों नहीं देते हैं? मैं बताता हूं डिटेल क्यों नहीं देते हैं। सुनना, बैंकिंग बिजनेस डिपेंड्स ऑन कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। जैसे कि मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे सैलरी देने के लिए कुछ कैश चाहिए, 50 लाख रोकड़ा पैसा, चेक नहीं, ठीक है? तो मैं मेरी देना बैंक में जाता हूं और मैं बोलता हूं 2 बजे जाके, 2:30 बजे तक का 2:30 तक का टाइम होता है बैंक का, बैंकिंग अवर्स, एज्यूमिंग ये सब एग्जांपल है। मैं बोलता हूं 50 लाख विड्रॉ करना है, चेक लेके जाता हूं सेल्फ। क्या लग रहा है मेरी ब्रांच में 50 लाख कैश होना कंपलसरी है उधर? हमेशा होता है? नहीं सर, हमेशा हो ही नहीं सकता। हमेशा नहीं होता है। बैंक वाले को थोड़ी, मैंने बोला भी नहीं था बैंक को कि मैं कल आने वाला हूं, तो वरना शायद रख सकते थे। तो एनीवे पैसे नहीं मिले, ठीक है? मुझे बैंक ने क्या बोला कि एटलीस्ट आप पहले से बोलते थे ना तो हम अरेंज करके रखते थे, एक काम करो कल 11 बजे आ जाना, विल गिव यू द मनी 50 लाख, डोंट वरी। मैं बोला ठीक है, मैं संभाल लेगा, एक दिन कल मुझे दे देना। एंड नेक्स्ट डे 11 o'clock मुझे जाने का टाइम नहीं मिला, नहीं मिला, बट मुझे 2:30 को बैंक बंद होती है, उसके 5-10 मिनट पहले टाइम मिला, मैं बैंक में गया। क्या लग रहा है जरूरी है बैंक मैनेजर ने वो 50 लाख 11 बजे जो संभाल के मेरे लिए रखा तो 2 बजे भी रखेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बैंक मैनेजर क्या बोला, अरे आप तो 11 बजे आने वाले थे, आप नहीं आए, 12 बजे तक वेट किया, फिर हमने तो वापस डाले। समझ ये है कि पैसे नहीं मिले, कल भी नहीं मिले, आज भी नहीं मिले। अब मैं थर्ड डे जाता हूं, फॉर एनी रीजन मुझे थर्ड डे पैसे नहीं मिले, रीजन कोई भी है, मेरा फॉल्ट है कि बैंक का फॉल्ट है, तो मैं क्या करेगा? ऑफिस में आके ही गुस्से होके, क्योंकि अभी मैं संभाल नहीं पाएगा सिचुएशन। आई कान टेल द वर्कर आई हैव नो मनी, बैंक इज नॉट गिविंग मी मनी, हमारा पैसा बैंक में है। वर्कर कोई मेरी बात मानने वाला नहीं है कि हमारा बैंक में पैसा है और बैंक नहीं दे रही है। सो थर्ड डे फॉर एनी गुड और बैड रीजन मुझे बैंक से पैसा नहीं मिला, तो पता है मैं क्या करेगा? जल्दी बोला, आजकल डिजिटल जमाने में सर, ट्रांसफर कर दो नेट बैंकिंग थ्रू।
क्या नेट बैंकिंग से थ्रू क्या? नेट बैंकिंग तो है ही नहीं मेरे पास तो खुद के पास फैसिलिटी नहीं है नेट बैंकिंग, ना मैं रखना चाहता दोस्त हूँ। से ले लो। दोस्त से ले लो 50 लाख रुपया, क्या बोलूं कि बैंक 3 दिन से पैसा नहीं दे रही है, ऐसा? अरे ऐसे जैसे ही मैं तीसरे दिन पैसा नहीं मिलेगा, मैं अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैंने व्हाट्सएप पर अपने सब दोस्त को क्या बोलेगा पता है? कि 3 दिन से देना बैंक मेरे लिए पैसा नहीं दे रही है, रखवा रही है, देना बैंक के पास लगता है पैसे है ही नहीं। क्या ऐसा मैं के डाल बैठ गई। सकता हूँ ग्रुप पर? हाँ सर। और जैसे ही ये ग्रुप में डाला तो पता है मैसेज तो वायरल हो जाएगा, सब लोग जाएंगे फिर अपना अपना। और चौथे दिन बैंक के बाद लंबी लाइन लग जाएगी पैसे लेने वाले की, और बैंक सच्ची में डूब जाएगी, नहीं डूबने वाली है तो भी। ऐसा हुआ था, आज से एग्जैक्ट नंबर ऑफ इयर्स तो मैं नहीं बता सकता, बट 10-12 इयर्स पहले, अराउंड 10 इयर्स समझ लो ना। वही अमेरिका में सब बैंक को उठ रही थी ना, क्राइसिस आई थी ना, मालूम है ना, एवरीडे एक एक बैंक उठ रही थी, लेमन ब्रदर्स एंड ऑल। तो 2008 की बात है ना ये? हाँ 2008 की बात है, 12 साल पहले। आप तो यार छोटे बच्चे थे, 6 साल के थे ना, 7 साल के थे, हाँ। तो आपको ज्यादा नहीं मालूम होगा, थोड़ा बहुत शायद सुना होगा, थोड़ा बहुत, कि बैंक को उठ रही थी, बराबर है? उस टाइम पर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग र्यूमर आई थी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग र्यूमर कि आईसीआई उठ रही है। क्यों? उन्होंने बहुत सारा पैसा आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट करके रखा था, और वो सब इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट करके रखा था, लोन, आई डोंट रिकलेक्ट, 12 साल पहले की बात है, लेकिन लोन वो लिया सब था। पैसे कागज के टुकड़े हो गए थे, मतलब कि देना बैंक को बहुत लॉस हो गया था। तो उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग करंट मार्केट में चल रहा था कि आईसीआईसीआई बैंक उठ रही है। एंड नॉट ओनली दैट, जैसे मैं मेरी कंपनी की बात कर रहा हूं, हमारे 300 सैलरी अकाउंट थे इस बैंक में, सब एम्प्लॉय के सेविंग अकाउंट, कि जहां हम सैलरी डायरेक्ट ट्रांसफर करते थे। सब एम्प्लॉय ने विदाउट इवन आस्किंग अस, सब लोग ने अकाउंट आईसीआईसीआई हटा दिया। ये तो मैं मेरी कंपनी की बात कर रहा हूं। तो वैसे बहुत लोगों ने आईसीआईसीआई से पैसा उठा के दूसरी बैंक में ट्रांसफर कर दिया। लकीली सबकी इंटरवेंशन की मदद से आईसीआईसीआई बैंक को उस वक्त डूबते हुए बचा लिया था। अभी तो बहुत स्ट्रांग बैंक हो गई है, बट क्योंकि मार्केट में करंट हवा आ गई कि बैंक उठ रही है, तो सबने पैसे उठाना स्टार्ट किया। एंड क्योंकि सब पैसे उठाना स्टार्ट किया, बैंक नहीं डूबती है तो भी डूब जाएगी। समझ में आया? ओके, तो इसके लिए प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में जितना भी ट्रांजेक्शन है वो पब्लिक कॉन्फिडेंस बनाने वाली बातें हैं। शेयर होल्डर को हम इसकी पब्लिक को इसकी डिटेल नहीं देना चाहते, इसके लिए इसका नंबर नहीं है। बताइए प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में 3 इंपॉर्टेंट बात क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। एंड डाउटफुल डेट प्रोविजन। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जस्ट 1 मिनट, just 1 minute. Provision for bad and doubtful debt. Provision for fall in the value of investment. Provision for tax. हमने I think so concept number 2 में NPA and provision for losses पढ़ा था ना। उस वक्त पता है, नोटबुक चेक करिए, आपने एक एंट्री भी पास किया था, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर लॉसेस। हाँ सर। तभी मैंने ऐसे बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो हेड है वो हेड प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में जाएगा। देखो ऐसा आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, वीडियो नंबर 2 में चेक करो, नोटबुक है तो यहाँ आएगा प्रोविजन फॉर लॉसेस, बिकॉज दैट्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? आपको खाली फॉर्मेट कॉपी करना है, ये डिटेल तो मैंने बोला ना, जो नोट्स थियरी नोट्स है उसमें सब लिखा है मैंने। चलिए, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा फॉर द ईयर। लॉस भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जस्ट प्रॉफिट वर्ड लिख रहा हूं, बट लॉस भी हो सकता है। ठीक है, फिर लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग पीएनएल है वो करंट ईयर का, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। ये प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर है, ये ब्रॉट फॉरवर्ड, ये टोटल। मैं अमाउंट ऐसे ही लिखता हूं, सपोज करंट ईयर का प्रॉफिट 6 लाख है,
एंड लास्ट ईयर का क्लोजिंग ब्रॉट फॉरवर्ड इन द करंट ईयर 3 लाख है, तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास 9 लाख का हो गया। अब सोच के बोलो ये प्रॉफिट का हम यूज क्या करते हैं? यूज, हम ये कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसका दो मेजर यूज क्या होता है? उससे बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस, एक होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, हाँ या ना? तो सर होता है प्रॉब्लम ना। साइलेंट है, तो भी हमने आज ही देखा हम कौन सा रिजर्व कंपलसरी क्रिएट करना पड़ता है? स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% ऑफ करंट ईयर नेट प्रॉफिट। हमारे ये एग्जाम्पल में 6 लाख रुपीस करंट ईयर का प्रॉफिट कमाया है, तो 1,50,000 में ट्रांसफर कर देगा। फिर ट्रांसफर टू जनरल एंड अदर रिजर्व भी हो सकता है। एंड डिविडेंड पेड भी हो सकता है, हाँ या ना? डिविडेंड भी तो देना है ना। सपोज अमाउंट ऐसे लिखते जा रहा हूँ, डिविडेंड पेड 50,000 है, अरे ये ट्रांसफर टू अदर रिजर्व 50 है, डिविडेंड 2 लाख का दे दिया, तो टोटल कितना हो गया मेरा एप्रोप्रिएशन? 4 लाख हो गया। मेरे पास प्रॉफिट कितना था? 9 लाख था, 4 लाख चला गया, अभी भी कितना बचा है? ये बैलेंस हो गया, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट, बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट, टोटल हो गया 9 लाख। आपको अमाउंट की जगह पर जस्ट एक्स एक्स लिखना है, बट आप ये फॉर्मेट कॉपी करो। कितने लोग को ये समझ में आ गया अप्रोप्रिएशन वाली बात, प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन वाली बात, प्रॉफिट वाली बात एंड अप्रोप्रिएशन वाली बात? ये मैं अमाउंट सर ऐसे मेरे को लिखने जा रहा हूँ, सुनिए मैं अमाउंट ऐसे लिखता हूँ, जैसे इनकम 10 लाख है, ठीक है, एक्सपेंस का टोटल 4 लाख है, बोलो इनकम 10 लाख है, एक्सपेंस 4 लाख है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इनकम 10 लाख है, एक्सपेंडिचर 4 लाख है, प्रॉफिट बोलो 6 lakh. 6 लाख। ओके, और ये जो अभी का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनता है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बना, जैसे अमाउंट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, मैं अमाउंट ऐसे लिखता हूँ से 3 लाख, करंट ईयर का 6 लाख, ओपनिंग 3 लाख, टोटल प्रॉफिट 9 हो गया। और 9 का यूज क्या किया? ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, कंपल्सरीली 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट वी हैव टू ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो 150 हो गया। ट्रांसफर टू जनरल एंड अदर रिजर्व मैंने 50 किया, डिविडेंड पे कर दिया 2 लाख, टोटल मैंने 4 लाख यूज कर दिया आउट ऑफ 9 लाख, तो 5 लाख के लिए मैंने लिखा बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट। ये पीएनएल क्लोजिंग बैलेंस है, रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस में आ जाता है। हाँ सर। कितना लोग को ये समझ में आ गया? तो एस वर्ड में क्या टाइप करेंगे? आई, आई माने इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट है, आई टाइप करो समझ में आ गया तो। सर एस एस स्मार्ट। नहीं नहीं, आई आई, आई मतलब मैं इंटेलिजेंट हूँ। सर नेक्स्ट टाइम एस रखते हैं। अच्छा, लेकिन अभी आई, आई माने इंटेलिजेंट, जो आप अपने आप को समझते भी है, राइट, सही समझते हैं। प्रॉब्लम है कि मैं नहीं समझता हूँ हर टाइम, कभी कभी मैं समझता हूँ, कभी कभी नहीं समझता। समझना चाहिए मगर समझता नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, दिल है कि मानता नहीं है, बोलो। आप लिख डालो ये पीएनएल, लिख दिया तो बोल देना ओ फॉर ओवर, फिर हम आगे जाते हैं। अमाउंट की जगह पर एक्स एक्स लिख देना, आप चाहे तो अमाउंट भी लिखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अपने को हमको समझता है वैसे लिखना है। और इसकी पूरी थियरी नोट्स अप्रोक्सीमेटली कुछ 7-8 पेज की होगी, आई एम गोइंग टू गिव यू, आप कॉपी कर देना, हार्ड कॉपी। कोई कोई स्टूडेंट लोग है ना क्वेश्चन की भी पीडीएफ की प्रिंट आउट नहीं निकालते, आई डोंट अंडरस्टैंड। एटलीस्ट ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पीडीएफ की तो हार्ड कॉपी होनी चाहिए। चलो हो गया तो मुझे ओवर टाइम करना। कौन से
पहिला करून ही बीड केले राजसिटी मध्ये इथे ट्रायल करायला लॉन्ग છે અને આગળ બસ મારું લેક્ચર છે મારું લેક્ચર ચાલે છે लिख दिया बोलो ना लिख दिया तो बोलो जल्दी से हाँ ना लिख दिया तो मुझे बोलना हाँ क्या बोलेंगे ऑफ ओवर बोलो हाँ लिख दिया तो ओ 13 ऑफ यू वेरी गुड अच्छी बात है वेरी नाइस क्या मैं स्टार्ट करूं सम अब सुनिए जो सीए कर रहे हैं और इवन हमारी एग्जाम में भी उन लोग जो एग्जाम में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पूछते हैं ना या तो ओनली प्रॉफिट एंड लॉस पूछते हैं मे बी से 8 मार्क्स या ओनली बैलेंस शीट वो प्रॉफिट एंड लॉस प्लस बैलेंस शीट दोनों कभी नहीं पूछते हैं नेवर सीए की एग्जाम में और हमारी भी एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाओ और बैलेंस शीट की बनाओ नहीं पूछते हैं वो या तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछते हैं या तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन पूछते हैं अनलाइक हवर 11th एंड 12th फाइनल अकाउंट पता है ना हमारे 11th एंड 12th फाइनल अकाउंट में हम लोग कैसे फाइनल अकाउंट बनाते हैं पूरा ना कंप्लीट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कंप्लीट बनाते हैं ना या ऐसा नहीं करते हैं इज दिस पॉइंट क्लियर समझ में आ गया है तो एस वर्ड टाइप करो इधर कि वो कंप्लीट नहीं पूछते एस वर्ड एस मैंने समझा कि वो कंप्लीट नहीं पूछते चलिए अब हम आपको लगता है एक आध क्वेश्चन कर दे चलिए एक क्वेश्चन कर दे क्वेश्चन 21 ठीक है फ्रॉम द फॉलोइंग figures are extracted from the books of Delhi Banks Limited on 31st March prepare profit and loss account क्लियर हो गया ठीक है बोलो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पेड कहाँ आएगा अरे इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट पेड सोच के आंसर दो माइक में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल कहाँ आता है इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल कहाँ आता है अरे वो तो पेड अप कैपिटल है बैलेंस शीट में है तो हमको नहीं करना है क्योंकि हमको तो खाली पीएनएल पूछा है रिजर्व अंडर सेक्शन 17 का नाम बताओ रिजर्व अंडर सेक्शन 17 का नाम बताओ ये कहाँ आता है फाइनल अकाउंट में तो बैलेंस शीट में आता है ना रिजर्व्स तो मुझे नहीं लिखना है मैं तो खाली पीएनएल बनाऊं या बैलेंस शीट में रिजर्व्स आता है कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज काम की बात सुनना है पहली बार आ रहा है दिस इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज अदर इनकम का पहला ट्रांजैक्शन आप ऐसा मत आर्ग्यू करना कि कमीशन पेड हो सकता है कमीशन रिसीव्ड क्यों है डोंट आर्ग्यू दैट वे ऑलवेज एंड कंपल्सरी सुनना कभी कभी हम बैंक से डिमांड ड्राफ्ट लेने जाते हैं ना
डीडी, बैंक को कुछ स्लिप जैसा भरने दे रहे हैं, उधर कभी कभी ये लिखा होता है कोई कोई स्लिप में कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज कितना है, तो हम बैंक मैनेजर को पूछते हैं आप कितना 10-20 रुपया 50 रुपया लेंगे, हम लिख देते हैं उधर। रेंट रिसीव्ड बताइए, अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम। व्हाट अबाउट सैलरी, डायरेक्टर फीस, रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या लग रहा है? एक्सपेंसिस है। एक्सपेंसिस के 3 हेड ही है, कौन से 3 हेड है? इंटरेस्ट पेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज। तो ये कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। Following further information is given. A customer to whom 5 lakh has been advanced become insolvent and only 40% can be recovered. Interest due at the rate of 15% not been provided. दो अलग बातें करते हैं। एक कस्टमर को 5 लाख दिया है, लगता है वो इंसॉल्वेंट हो गया, ओनली 40% रिकवरी होगी, वो भी अभी नहीं है, जब होगी तब होगी, एक्सपेक्टेड है। तो मैं इसका क्या करने वाला हूं, जल्दी से बोलो। इनफैक्ट नेक्स्ट लाइन पढ़ो, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन अदर डेप्ट इज 1 लाख। अदर डेप्ट, अदर मींस ऊपर वाला छोड़ के। अब बताओ ऊपर का क्या करूं? दैट मींस मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर लॉस करना होगा। कितना? ये प्रॉब्लम में 40% रिकवरी है, तो मुझे कितने का प्रोविजन करूं? कितना पैसा बैंक ने बोला है डूब गया है मेरा? कितना पैसा बैंक ने बोला है डूब गया है? जल्दी बोलो। 3 लाख। 3 लाख को क्या करेंगे? 3 लाख ना, 5 लाख का 60% डूब जाएगा ना? Yes, sir. 40% मिलने वाले हैं। अच्छा, 3 लाख का प्रोविजन कर देंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ओवर। अच्छा, इंटरेस्ट का क्या करूं? सोच के आंसर देना। ये जो एडवांसेस है, लोन्स है, उसे कि नॉन परफॉर्मिंग बोलूं? नॉन परफॉर्मिंग बोलूं? नॉट ए गुड क्वालिटी। और नॉन परफॉर्मिंग में इंटरेस्ट के बारे में क्या रूल है? कब रिकॉग्नाइज करते हैं? इंटरेस्ट के बारे में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का क्या इंटरेस्ट रिकॉग्निशन रूल है? ओनली व्हेन द इंटरेस्ट इज रिसीव्ड वी मेक एन एंट्री। तो इसका क्या करूं मैं? इसका अभी कुछ नहीं करना होगा, अभी कुछ नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन एनपीए इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसीट बेसिस। ये तो रिसीट हुआ ही नहीं है, ये तो अभी एक्सपेक्टेड टू रिसीव है, वो भी 40% है। सो इंटरेस्ट इनकम विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड टिल इट इज एक्चुअल रियलाइज्ड इन कैश, दिस बीइंग एन एनपीए। आगे रिबेट ऑन बिल, हमारा ईयर एंडिंग क्या चलता है वैसे? हमारा ईयर एंडिंग है March 6। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन March 5 एंड March 6, बताइए ये क्या है? ओपनिंग रिबेट। और ये क्या है? क्लोजिंग रिबेट। रिबेट का लेमन लैंग्वेज, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, सिंपल मीनिंग बताओ क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पैसे वापस आ जाते हैं एज अ डिस्काउंट। इनकम, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, याद आया? डिस्काउंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यस सर। ओके, क्लोजिंग रिबेट क्या करेंगे? लेस करके लायबिलिटी में लिखते हैं, और नेक्स्ट ईयर की इनकम बनती है। तो जो लास्ट ईयर का रिबेट था वो क्या होगा? करंट ईयर की इनकम बनेगी, याद आया? सो ओपनिंग रिबेट लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर की इनकम हो जाएगी, तो ये मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। प्रोवाइड 30% टैक्स, वो तो ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 30% टैक्स। डायरेक्टर डिजायर है डिक्लेयर प्रपोज डिविडेंड, क्या मालूम है? व्हाई नो इफेक्ट? नो जर्नल मतलब है ना, इसे नो इफेक्ट, क्योंकि जब डायरेक्टर डिविडेंड प्रपोज करते हैं, ये फाइनल होगा या इंटरिम होगा? फाइनल ही होगा ना, ठीक है। व्हाई नो इफेक्ट? वो तो जब एजीएम अप्रूव करेगी तभी हम उसकी एंट्री करते हैं, उस वक्त, तब तक नो इफेक्ट। खाली आपको नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे डायरेक्टर प्रपोज द डिविडेंड। डू यू रिमेंबर दिस पॉइंट? जिसको डिविडेंड का पॉइंट समझ में आ गया, वाई टाइप करो। प्रपोज डिविडेंड के मैंने खुद ने समझाया है होल्डिंग कंपनी के चैप्टर में, हाँ, कि प्रपोज डिविडेंड की एंट्री नहीं करते हैं। पहले करते थे बहुत सालों पहले, अभी नहीं करते हैं।
अभी तो जब वो एजीएम में पास होता है उसी वक्त करते हैं, उसके तब तक वो खाली नोट्स टू अकाउंट में लिख डालते हैं, डायरेक्टर प्रपोज द डिविडेंड, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, ओवर। चलिए आगे चलूं। अब मुझे पीएनएल बनाना है, तो मुझे फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा, थोड़ी स्पीड भी करनी होगी ना। क्या नाम है? दिल्ली बैंक लिमिटेड एंड ईयर एंडिंग March 6। चलो तुम भी स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 है, और ये सीए करने वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ड नहीं है, एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चन है, बट सीए की एग्जाम में ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस पूछते रहते हैं। हमारे को कन्वेंशनल एग्जाम है तो हम भी पूछते हैं, बट एमसीक्यू है तो इसका कुछ पार्ट पूछेंगे आपको। इनकम, इंटरेस्ट अर्न एंड अदर इनकम। देखो मुझे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम वैसे वैसे डीप में समझते जाएंगे। हाँ, interest expended, operating expense, provisions and contingencies. बाद में हम बढ़ाते जाएंगे ना आगे, प्रॉफिट लॉस वगैरह आप देख लो ना कितनी जगह लगेगी। हम जैसे जैसे एक बार प्रॉफिट निकलेंगे ना, प्रॉफिट और लॉसेस, फिर हम आगे जाएंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। कि अभी लिख डालू फॉर्मेट? प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, and appropriation. प्रॉब्लम साइलेंट हो तो भी ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व।
25% of current year net profit. ठीक है, चलिए। एनीवे मैं आपको बोलना भूल गया कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं पता है, पेज फोल्ड करते हैं। क्या करते हैं? पेज फोल्ड करते हैं और हाफ पेज में ऐसा बनाते हैं और बाकी के हाफ पेज में हम नोट्स अपना ये शेड्यूल करेंगे ना, तब पेज फोल्ड करके करेंगे। तो क्या होता है, बहुत सारे शेड्यूल आप एक ही पेज में कर सकते हैं। पेज को फोल्ड करके करते हैं ना, हाफ पेज में बहुत सारे शेड्यूल आ जाते हैं, कॉलमनर वाइज फोल्ड। जैसे आपका पेज है ना, उसको ऐसा फोल्ड करो, हाफ पेज इज वन पेज या हाफ पेज इज वन पेज, तो आप बहुत सारा शेड्यूल एक साथ बना सकते हैं। एग्जाम में याद रखना इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल एग्जाम में, एमसीक्यू तो ठीक है, सो दैट यू विल बी एबल टू फिट इन लॉट मेनी। अभी इसमें 5 लाइन छोड़ देना बस, इतना लिख दिया तो मुझे बोलिए फटाफट ओ फॉरवर्ड टाइप करना। यहाँ तक लिख दिया तो ओ फॉरवर्ड, तो मैं आगे जाता हूँ क्योंकि मुझे इनकम के भी शेड्यूल बनाने हैं। ये आपके पास ऑलरेडी फॉर्मेट तो है ना, आप बना दो ना। चलिए, अब मेरा पेज को फोल्ड किया है, ये मेरा हाफ पेज है। हाँ सर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूरा 1 पेज जाएगा ना? हाँ आ जाएगा, 1 पेज पर चलेगा। हाँ 3/4 पेज में हो जाता है एक्चुअली, बट ठीक है 1 पेज भी ठीक है। ये मेरा पेज है, नोटबुक है, मैं बहुत सारे शेड्यूल एक ही पेज में बना देगा, आप देखेंगे। एनीवे क्या क्या बनाना है अभी मेरे को शेड्यूल में? इंटरेस्ट अर्न, नोट्स टू अकाउंट होते हैं ना, नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न। जनरली 5-6 लाइन लगती है। फिर अदर इनकम, ठीक है, फिर इंटरेस्ट, ओके 5-6 लाइन, एंड फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तुम्हारे में से कोई सीए करने वाले अभी है क्या? इधर बैठे हैं लेक्चर में एक भी स्टूडेंट? मैं पूरा डिटेल में सिखाऊं क्या ये फॉर्मेट? टाइम कितना बचा है? Yes. चलो पूरा डिटेल में सिखा देता हूँ। पेमेंट्स टू एंड प्रोविजन फॉर, मतलब सैलरी वगैरह हो गया, एक लाइन छोड़ देना ना, रेंट, वैट्स, टैक्स एंड लाइटिंग। ये मैं जो फॉर्मेट है वो लिख रहा हूँ पहले। सपोज आप ये फॉर्मेट एनुअल रिपोर्ट में इसी ऑर्डर में मिलेगा, इसी ऑर्डर में 11 आइटम याद करके रखेंगे तो ऐसा लगेगा बच्चा बहुत होशियार है, उसको पता नहीं वो 17 से याद करने की टेक्निक सीखा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सपोज आप यही ऑर्डर में लिख देते हैं ना, मैं क्योंकि पहली बार सिखा रहा हूँ तो क्या ऐसे लिख रहा हूँ, डायरेक्टर फीस एंड अलाउंस, डायरेक्टर फीस एंड अलाउंस, ऑडिटर्स फीस, पोस्टेज, टेलीफोन, टेलीग्राफ। रियलिटी में भी तो टेलीग्राफ बंद हो गया है, लेकिन फॉर्मेट में तो अभी भी है ना।
repair and maintenance, insurance, other expense. जितना भी ऑपरेटिंग है वो ये ऑर्डर में है। मैं मिस किया है, एक मिनट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद आई मिस्ड एक ट्रांजेक्शन मिस किया है इधर, लॉ चार्जेस मतलब लीगल एक्सपेंस। सपोज हम सीए कर रहे हैं एंड यही ऑर्डर में सब 11 आइटम लिख देते हैं ना, तो ऐसा लगेगा ना सेम ऑर्डर में, एक भी ऊपर नीचे नहीं, तो लगेगा बच्चा बहुत होशियार है, बहुत मेहनत किया है। आपको क्या लगता है ये ऑल 11 आइटम आप एक ऑर्डर में याद रख सकते हैं, सेम ऑर्डर में अभी 1 मिनट के अंदर? द आंसर इज यस। क्या 1 का 10 का भाव लेना है? मैं जीत गया तो यू टू गिव मी 1 रुपी, मैं हार गया तो आपको 10 रुपया देगा। मेरी बेट ये है कि 1 मिनट क्या 30 सेकंड के अंदर, मतलब कि बहुत थोड़े समय, फॉरगेट द सेकंड और मिनट, मैं आपको सब ये 11 आइटम याद करता हूँ, यही ऑर्डर में हम याद रख लेंगे। अच्छी बात है कि नहीं? है ना? यस सेम ऑर्डर में ऑल द 11 आइटम। कौन बोल रहा है यस? अनुज। तुम्हारी दोस्त नहीं आजकल, संस्कृति गायब हो गई है। सर आज नहीं आई वरना आ जाती है वो। लेकिन फिर कैसे चलेगा? आपको लगता नहीं है लाइव लेक्चर की कुछ मजा अलग है? ऑनेस्टली बताओ। यस ऐसे तो वीडियो से भी देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, वीडियो में 2 अवर्स कोई देख नहीं सकता है साथ में। चलिए देखो, पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज में तुम खुद ही बोलो क्या आएगा। पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज मतलब ये सब स्टाफ कॉस्ट आ जाएगी, सैलरीज, वेजेस, उनका बोनस, ये वो सब इंसेंटिव, हाँ या ना? यस। रेंट, रेट्स, टैक्स एंड लाइटिंग, ये सब प्रीमाइसिस का खर्चा है। आरएटीएस, रेट्स माने क्या मालूम है? म्युनिसिपल टैक्सेस। तो रेंट, रेट्स, टैक्स एंड लाइटिंग। प्रिंटिंग स्टेशनरी समझते हैं, एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी समझते हैं, डेप्रिसिएशन समझते हैं, डायरेक्टर फीस एंड अलाउंस हम समझते हैं, ऑडिटर्स फीस समझते हैं, लॉ चार्जेस माने लीगल एक्सपेंस, पोस्टेड टेलीफोन टेलीग्राफ समझते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंस। सो payment to and provision for employee, rent, rate, taxes and lighting, printing stationery, advertisement, depreciation, director fees and allowance, auditors fees, law charges, postage, repair and maintenance, insurance, other expense। याद रखिए अभी इसको। चलो करते हैं। ऑलराइट, पता है पी कौन है? चोपड़ा। तो दूसरी पी कौन होगी? उसकी कजिन सिस्टर कौन है? प्रियंका चोपड़ा। अबे यार, एक प्रियंका चोपड़ा है तो उसकी कजिन सिस्टर प्रियंका किधर हुई यार? परिणीति चोपड़ा। तो दोनों के बीच में कौन है? आज का मोस्ट एलिजिबल, हाँ आज का मोस्ट एलिजिबल बैचलर तुम समझ गए ना कौन है? जिसको तुम प्यार से पप्पू बोलते हैं, जो अभी अभी तुमने सही नाम बताया, कौन है? राहुल भाई। राहुल भाई, पप्पू बोलते हैं ना, इसके लिए तो पी रखा है। तो आप पिक्चराइज करो। हाँ सर, तीनों रिक्शा में अरे भाई, बैठ के प्रियंका चोपड़ा एंड परिणीति चोपड़ा के बीच में राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? सोचो। रिक्शा में बैठ के जा रहा है। अबे तू इतना भोला मत बन। अड्डे में गए, अड्डे में इतना भोला मत बन। अरे अड्डे में गए किधर, काय के लिए? लेट नाइट पार्टी रियो में। हाँ, मुंबई में तो अलाउड नहीं है। अपना सोनिया, राहुल गांधी जी भाई, ये एग्जाम्पल है, प्लीज बुरा मत लगाना, ये लाइव वीडियो है। मैं लाइव वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, ये खाली ट्रिक है हमारे बच्चे लोग को याद करने की। सो प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली, और यू टेक सीरियसली। जा, मेरा क्या जाता है।
मैं बोलता हूँ मत लो सीरियसली, तो तुम ले रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये प्योरली एन एग्जाम्पल है, दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर। वो अपना मॉम को बोलता है, मॉम मॉम मैं रियो में ओलंपिक देखने जा रहा हूँ। अब मॉम भी समझ गई है वो कौन सी ओलंपिक किसके साथ देखने जा रहे हैं, समझ गई कि नहीं? हाँ सर, चोपड़ा बोलो सिस्टर्स के साथ। बताओ। पीआरपी मतलब प्रियंका परिणीति एंड चोपड़ा, प्रियंका राहुल के बीच में गांधी राहुल और गांधी हाँ, कहाँ गए? अड्डे पे अड्डे में, काय के लिए? लेट नाइट पार्टी, लेट नाइट पार्टी। कौन सी सिटी में? रियो में। रियो में। वैसे ओलंपिक था, लेकिन ओलंपिक के नाम पर क्या करेंगे अड्डे में जाके? लेट नाइट पार्टी। ठीक है, शर्म ही नहीं बोलो। आती। पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉई। आर रेंट, रेट, टैक्स एंड लाइटिंग। पी प्रिंटिंग स्टेशनरी। अड्डा का ए एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी। डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर फीस एंड अलाउंस, ऑडिटर्स फीस, लो चार्जेस, पोस्टेज postage, टेलीग्राफ। telephone, telegraph, repair and maintenance, insurance and other expense। चलो मैं मेरा पेटीएम का नंबर दे दूं 1 रुपया ट्रांसफर करने के लिए। सर आपके पास नहीं है पेटीएम? हाँ यार, मेरे को खोलना है। वो मजे की बात है, मुझे मालूम नहीं है कैसे खोलते हैं। वो तो खोल सीख लेगा, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। यूट्यूब गूगल बाबा जिंदाबाद। कुछ भी मुझे सीखना है ना, मैं यूट्यूब से सीख लेता हूँ। So I learn everything from YouTube. Most of the things, when I say everything, मतलब बहुत कुछ बातें हम YouTube से सीख सकते हैं, इवन इफ वी आर फर्स्ट टाइमर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पहली बार में कभी कभी कुछ बातें नहीं समझती है, तो 2-3 बार 4 बार वीडियो देखना होता है। क्या है, कभी कभी वो इंग्लिश में इंग्लिश वीडियो होता है ना, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, तो थोड़ा समझने को टाइम लगता है, बट सीख सकते हैं। तो कभी कभी मैं टाइप करता हूँ पेटीएम अकाउंट, हाउ टू ओपन पेटीएम अकाउंट, फिर ब्रैकेट में हिंदी में लिखता हूँ, तो फिर हिंदी वाला वीडियो आ जाता है। दैट्स व्हाट आई डू मेनी अ टाइम। बट मैं कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ। मैं कुछ भी सीखना है तो मैं सीख लेता हूँ आजकल, कुछ भी मुझे जरूरत पड़ती है। तो आप भी हाँ ऐसे ही सर, करिए। वो बोलते हैं ना, बैठे बैठे गूगल से पूछो, वो सब बता देता है। हाँ एग्जैक्टली। बट बिना जनरली एप्लीकेशन नंबर जनरली कैसे मिलता है? गूगल पर है ना, जहाँ आपको प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत है, स्पेशली मेडिकल एडवाइस, तो फिर गूगल से भले आप एक बार देख लो, बट फिर भी इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक प्रोफेशनल हेल्प, फिनेंशियल एडवाइस वगैरह। तो बट नॉर्मल थिंग्स तो हम सीख ही सकते हैं। हाँ नहीं सर, तो वो आई ये आई दोनों में सर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग अलग होते हैं ना सर। हाँ, बट एक एक जनरल आइडिया आ जाती है ना। अभी जैसे हमारे अपने क्लास में भी रिसर्च की बात हुई थी, तो मैंने गूगल पर सर्च किया, हाउ टू आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, हाउ टू पब्लिश रिसर्च पेपर। मुझे बहुत सारे वीडियो 10 मिनट के, 20 मिनट के, 30 मिनट के मिले। वो सब वीडियो में देखेगा, ऑफकोर्स आई हैव टू स्पेंड टाइम। तो मुझे एक आइडिया तो आ ही जाएगी रिसर्च के बारे में। समझ में आ गया? आप ये लिख डालना, आप नोटबुक में लिख डालो ना, पीआरपी अड्डा लेट नाइट पार्टी रियो, ऊपर नोटबुक में व्हाइट कलर का मार्जिन में। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। एग्जाम में हम क्या करेंगे पता है? सपोज आप ये पूरा टाइम लिखने जाएंगे ना फॉर्मेट, तो बहुत टाइम लगता है। ऐसा हेडिंग आप दे, पहले मैंने हेडिंग ही मिस कर दिया, आप हेडिंग दे दो। सीए करने वाले स्टूडेंट एग्जाम में क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। जैसे आप हेडिंग दे दो कि भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। फिर क्या करो, आप पेंसिल से, क्या बोला मैंने, पेंसिल से पीआरपी अड्डा पार्टी और ये, बस ऐसा इतना लिख के रख दो। एफी सम स्टार्ट करो, फिर जो जो आता है उसको इंक आउट करना, जो नहीं आता है रहने दो। क्लियर? समझ में आया क्या कर सकते हैं हम लोग एग्जाम में टाइम बचाने के लिए? क्योंकि बहुत टाइम जाता है ना सब लिखने में। कभी कभी सब ट्रांजेक्शन नहीं होता है ना, इसमें से 3-4 ट्रांजेक्शन ही होता है, तो आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम। टाइम है तो मैं सब लिख देगा, बट अदरवाइज आप पीआरपी अड्डा लेट नाइट पार्टी रियो सिटी लिखो, फिर जो जैसे आता है वैसे इंक आउट करते जाना। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. यस सर। लेकिन आपको ये ट्रिक समझ में आई? हाँ सर। Yes. आपको पिक्चर देखना है, पिक्चर बड़े पर्दे पर प्रियंका एंड परिणीति के बीच में राहुल गांधी है। हाय प्रियंका, बाय प्रियंका, बाय परिणीति। देखो ये प्योर हमारी मेथड ऑफ लर्निंग है, तो उसमें आपको कोई बुरा लगाने की बात नहीं है। ओके? एंड जरूरी नहीं है लेट नाइट पार्टी में सब बुरा ही काम होता है, अच्छा काम भी हो सकता है। इट कैन बी हमारी गरबा पार्टी भी गुजराती लोग की, या पंजाबी लोग की भांगड़ा पार्टी भी हो सकती है, तो कुछ बुरा लगाने की बात नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि वो लोग बुरा, वरना वो निक क्या करेगा।
बराबर है कि नहीं? निक को भी बुलाया होगा, बिजनेस पार्टी। हाँ बिजनेस पार्टी भी हो सकती है। तो राहुल गांधी ऐसा भी हो सकता है ना भाई, आप इलेक्शन जीत गए और आप पार्टी दे रहे हैं, देखो मैंने तुम्हारे बारे में कितना अच्छा हाँ प्रेडिक्ट किया, सर। जो कोई नहीं बोलते वो मैंने बोला है कि आप इलेक्शन जीत गए। हाँ मुझे भी सर, याद करना पार्टी में बुलाना, उसको एमपी का टिकट मिल गया अच्छे मस्त मैंने मार्जिन बोला कि मुझे भी पार्टी में बुलाना। सर आपको अगर वो बुलाएंगे तो आप जाओगे कांग्रेस में सर? हाँ, बिल्कुल ज्वाइन हो जाएगा। जाओगे? तो सोलों का वेजिटेरियन खाना मिलेगा तो मैं पक्का जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? सर ये बिल्कुल जाएगा। पॉलिटिकल वो सब बहुत सर वो मगजमारी का काम है क्यों? सर, एक बार अंदर घुस गए बाद में सर। अरे मैं तो पार्टी में जाने की बात बोला है, पॉलिटिक्स में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो खाली 100। मेरे को लगा लेट नाइट पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी मेरे को कोई टाइम नहीं है, मेरे को तो खाली अपने को दुनिया में 100 कंट्री बाकी है मेरे को पूरा करना है, उसके अलावा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करें। एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ है पता है, ये बैड एंड डाउटफुल डेट्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप समझ जाएंगे, सिंपल सम है, थोड़ी स्पीड करनी पड़ेगी लेकिन। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इनर कॉलम में लिखता हूँ 40,60,000, क्यों इनर कॉलम में वो रिबेट किया है ना, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 40,60,000। याद करो, एड ओपनिंग रिबेट, याद आया, लेस क्लोजिंग रिबेट, डू यू रिकलेक्ट दिस? पूरा नाम लिखना, ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। कर दूं क्या वो एडजस्टमेंट ही कर दूं क्या अभी? ओपनिंग रिबेट 10 है, क्लोजिंग 15 है, कर ही देते हैं ना, चलो ना। ओपनिंग रिबेट 10,000 है, ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, क्लोजिंग रिबेट 15 है, तो ये हो जाएगा 40,55,000। चेक कर लेना या टोटलिंग सब चेक कर लो, ठीक है। ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड पूरा लिखो ना, लेस क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। चलिए, इंटरेस्ट पेड 24,04,000, इंटरेस्ट पेड 24,04,000, इंटरेस्ट पेड, थोड़ा स्पीड करो, 24,04,000। आगे थर्ड ट्रांजेक्शन, इश्यूड कैपिटल, वो तो बैलेंस शीट का है, कुछ नहीं करना है। रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, रिजर्व का है, कुछ नहीं करना है। कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज 1,80,000, अदर इनकम, कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज 1,80,000, अदर इनकम। कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज इज ऑलवेज अदर इनकम। उसके नीचे रेंट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों अदर इनकम है। रेंट रिसीव्ड $60,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? 170 है, 190 है, 190 है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 190, अदर इनकम। बस सीक्वेंस में लिखते जाओ। सैलरीज एंड अलाउंस 2,10,000, सैलरीज एंड अलाउंस 2,10,000, सैलरीज एंड अलाउंस इज 2,10,000, सीक्वेंस में लिखते जाओ ना। डायरेक्टर फीस एंड अलाउंस 24,000, डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंस इज 24,000, डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंस इज 24,000। फिर रेंट एंड टैक्सेस 1,08,000, रेंट एंड टैक्सेस 1,08,000, rent and taxes 1,08,000, stationery and printing 48,000, stationery and printing 48,000,
Stationery and printing 48,000. Postage and telegraph 40,000. Preliminary expense 10,000. Postage and telegraph 40,000. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को अदर एक्सपेंस में लिख देते हैं. $10,000. Postage and telegraph 40,000. Other expense 10,000. Auditors fees 8,000 and depreciation 25,000. Auditors fees 8,000 and depreciation 25,000. So जितना ट्रांजेक्शन है मैंने लिख दिया. जो नहीं है उधर आप डैश कर सकते हैं. उसमें क्या है, जैसे इंश्योरेंस नहीं है, लॉ चार्जेस नहीं है. डैश नहीं भी किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. चले. आज कौन सा दिन है? थर्सडे है सर 4,73,000. नहीं रुकिए ना, अभी टोटल नहीं कर सकता हूँ ना. बाद में कोई ट्रांजेक्शन आ गया तो आई डोंट नो. एनीवे आगे. Customer to whom 5 lakh has been advanced become insolvent, only 40% can be recovered. So 60% डूब जाएगा. 5 lakh का 60% 3 lakh. वो मुझे P&L में लिखना है. जो प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज है ना, उसको नंबर नहीं है तो उसके लिए क्या करते पता है, खाली वर्किंग बनाते हैं. वर्किंग फॉर ये शेड्यूल ही है बट विदाउट नंबर. वर्किंग फॉर प्रोविजंस and contingencies. I will use the word workings. ये schedule है but without number. ये भी schedule ही है but without number. Clear? ये schedule है but without number. ये schedule ही है but without number. तो इसमें क्या आएगा? अभी हमने देखा ना, provision for bad and doubtful debts. कितना? 3% ऑफ 5 लाख. ठीक है. फिर वो इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना है, वो खाली नोट्स में लिख देंगे कि इंटरेस्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन रिसीट बेसिस. एनपीए का इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड ऑन रिसीट. बी एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1 लाख. ये वैसे भी है वर्किंग है तो आप एक बार लिखो, 2 बार लिखो, क्या फर्क पड़ता है. आप 3+1 लिखो कि 3 लाख 1 लाख अलग अलग लिखो, क्या फर्क पड़ता है. ओके. नेक्स्ट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हो गया. 30% इनकम टैक्स, वो तो फाइनल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट का 30% कर देंगे. ओवर. डायरेक्टर डिजायर टू गिव डिविडेंड, कुछ नहीं हो गया ना, सम ही हो गया अपना. खाली टैक्स का एडजस्टमेंट बाकी है तो टोटलिंग करके लिखे. तुम भी स्टार्ट कर दो. सो इंटरेस्ट इनकम 40,55,000. बताइए अदर इनकम का टोटल कितना हो गया? 4,30,000. इसे भी हमको लास्ट ईयर का तो कुछ लिखना नहीं है. So 44,85,000. ठीक है. इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 24,04,000. इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 24,04,000. क्या आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आइटम बता सकते हैं टोटल? सर 473. स्वप्न ने पहले कर दिया था. सर दर्श, स्वप्ना नहीं. सॉरी 10 वेरी सॉरी 10, मेरी मिस्टेक हो गई. 10 तुम सीए कर रहे हैं? नहीं सर. ओके. वैसे तेरा आवाज स्वप्न से बहुत मिलता है. वही बहुत स्वप्न तीनों का. ऑपरेटिंग एक्सपेंस 4,73,000.
प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज का टोटल अभी नहीं कर सकते, आप बता सकते हैं कोई क्यों? क्योंकि अभी भी एक आइटम लिखनी बाकी है ना इधर, कौन सी? ये टोटल कर सकते हैं ना, हमको 30% टैक्स की एंट्री करना है ना, प्रोवाइड 30% प्रॉफिट फॉर टैक्स। बताओ ये पूरा प्रॉब्लम में बचा क्या है? क्या बता सकते हैं मेरा पूरा प्रॉब्लम में बचा क्या है? क्या आप बता सकते हैं मेरा पूरा प्रॉब्लम में बचा क्या है? क्या आप बता सकते हैं पूरा प्रॉब्लम में पेंडिंग क्या है? जल्दी बोलो ना दर्श। प्रोविजन फॉर टैक्स। बिल्कुल सही। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स प्रोविजन करें हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। आप बता सकते हैं मेरा कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे करूं? टोटल इनकम लेस टोटल एक्सपेंसेस, जो भी प्रॉफिट आएगा 30%। कॉमन सेंस की बात है। क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल इनकम कितनी है? क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल इनकम कितनी है? सर 44,85,000। वेरी गुड। एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट है 24,04,000। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 4,73,000। बैड एंड डाउटफुल डेट्स है 3 lakh plus 1 lakh 4 lakh। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताइए। देखो प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी में बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी तो है। सो 44,85,000 का इनकम है, 24,04,000 का इंटरेस्ट पेड है, 4,73,000 एंड 4 लाख। क्या ये 12,08,000? क्या ये सही है 12,08,000? जल्दी जल्दी बोलो, क्या ये 12,08,000 आपका सही है क्या? और उसका 30%। अब टोटलिंग चेक करना, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द टोटलिंग। हाँ, आप प्लीज टोटलिंग चेक कर लेना। इज दिस राइट? यस क्या ये सही है कि नहीं है? यस सर। कैलकुलेशन राइट है ना? सो प्रोविजन फॉर टैक्स 3,62,400। आपको समझ में आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है? जिसको प्रोविजन फॉर टैक्स समझ में आ गया एस वर्ड टाइप करो चैट में। प्रोविजन फॉर टैक्स समझ में आ गया एस वर्ड टाइप करो। गुड। देखो मैंने कैसे किया है, इनकम टोटल, टोटल ऑफ द इनकम, सीधा टोटल ऑफ द इनकम ही ले लिया है मैंने। एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले लिया। बैड एंड डाउटफुल डेट्स प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में ले लिया। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 30%। पता है जनरल एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में आता है, ये प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी में आता है 362। तो ये हो गया हमारा 762,400, 762,400, 762,400। बताओ 24,04,000 प्लस 4,73,000 प्लस 7,62,400, ये हो गया 36,39,400। क्या आप मुझे प्रॉफिट बता सकते हैं? $8,45,600। यू नो इनकम का टोटल माइनस एक्सपेंडिचर का टोटल। इज दिस 845,600 करेक्ट है? तो सी टाइप करो। कितने लोग का आया है? सर हाँ सर, हाँ सर। ओके,
ये करंट ईयर का प्रॉफिट है 845,600, 845,600। प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड कुछ है लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग? नहीं सर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट करंट ईयर का ओपनिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा टोटल ऑफ द इनकम लास्ट ईयर प्लस करंट ईयर इज 8,45,600। सोच के बताइए कंपनी प्रॉफिट का यूज क्या करती है, अप्रोप्रिएट कैसे करते हैं? What are the two major way of using the profit, appropriating the profit? Number one, transfer to reserves, and number two, dividend. Number one, reserves, and number two, dividend. तो जो भी मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट होता है, जो भी मेरा 8 लाख करंट ईयर का, टोटल नहीं बोल रहा हूं, करंट ईयर का, उसका कंपल्सरीली हम 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कॉमर्शियल बैंक को 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट इज ऑलवेज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, बस। और तो कुछ है ही नहीं, डिविडेंड वगैरह तो है ही नहीं, तो जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट। बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट। बताओ कितना बैलेंस बचेगा जो मुझे बैलेंस शीट में लेना है? ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग इनकम हो जाएगा। $634,200। करेक्ट, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। टेक्निकली प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हुआ है, बट एक दो नोट लिख देंगे किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन एनपीए, डाउटफुल डेट्स, ये एडजस्टमेंट 1 थी ना, विल बी recognized on actual receipt basis, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एनपीए डाउटफुल receipt basis, and number 2, proposed dividend। ऐसा लिखना है तो लिख सकते हैं, डायरेक्टर प्रपोज द डिविडेंड, डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड, कितना परसेंटेज डिविडेंड दिया है? 10%। डिविडेंड हमेशा कैपिटल पर प्रपोज होता है, कैपिटल कितनी है? 10 लाख। डायरेक्टर प्रपोज्ड ₹1 लाख डिविडेंड। कैसे कैलकुलेट किया है मैंने? अरे यार, कैलकुलेट कैसे किया है? 10% ऑफ 10 लाख कैपिटल। उसकी बुक कीपिंग नहीं आएगी। रिमार्क, दिस इज रिकॉर्डेड व्हेन अप्रूव्ड, बराबर ना। डायरेक्टर्स से प्रपोज ₹1 लाख डिविडेंड, इसकी एंट्री कब करेंगे? बस। तीसरा ऐसे ही अपने को समझना है तो शेयर कैपिटल एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व विल कम इन शीट। पता है ना, बैलेंस शीट की आइटम है ना। ये सम पूरी तरह से खत्म हो गया। या आई नो टाइम खत्म हो गया, बट दैट्स ओके ना, 1 मिनट रुक भी सकते हैं ना। कुछ भी क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क। आपको कोई भी कैलकुलेशन देखना है तो मुझे पूछ सकते हैं, आपको कोई भी कैलकुलेशन देखना है तो मुझे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी कैलकुलेशन पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये सब इधर खत्म होता है। एनी क्वेश्चन? कितने लोग को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया है? तो आई फॉर इंटेलिजेंस टाइप करो, आई फॉर मैं, आई फॉर इंटेलिजेंस। जल्दी जल्दी जल्दी।
यार एक भी आई नहीं आया। हाउ 12 ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। आपको लगता नहीं है? देखो हम लोग का यूट्यूब पर लाइव लेक्चर, आपका फोटो ये हो गया। कैन आई क्लियर? हो गया, लिख दिया है ना? देखो मेरी बात सुनो, कम से कम अभी आपका कैमरा ऑन करो ना, रुको ना, एटलीस्ट मेरा यूट्यूब में एंड में तो पता चले हमारे इंटेलिजेंट बच्चे कौन है। आई बी हैप्पी इफ यू पुट ऑन योर वीडियो। आई बी हैप्पी इफ यू पुट ऑन द वीडियो। स्वप्न फास्टेस्ट है, अरे करो ना। क्षितिज वेरी गुड, अनुजा वेरी नाइस, हैप्पी टू सी यू। अरे हम लोग का यूट्यूब पर लाइव है यार। क्या पता आप कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, नेताजी बन जाएंगे तो बोलेगा अरे हाँ इसको तो मैंने यूट्यूब पर देखा था। और कोई 10 किधर गया? 10 किधर है? सर इधर ही हो। हाँ तो स्पॉटलाइट करो मेरे ऊपर कि मेरे को ही करना पड़ता है। चलो ऑल राइट, मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ? यस सर। नाइस। आई होप आप ये वीडियो अपलोड कर देगा आज शाम को, तीसरा लेक्चर भी। हाँ हाँ सर।